आज के क्लास में हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं अपने क्लास 6 के हिस्ट्री में एक और नया चैप्टर का नाम है इन द अर्लीस्ट सिटीज। चैप्टर बहुत सिंपल है और चैप्टर बहुत मज़ेदार है। चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले हम लोग इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ेंगे थोड़ा सा पहले उसके बारे में डिस्कस करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे तो समझ में ज़्यादा आएगा। ठीक है, चैप्टर का नाम है इन द अर्लीस्ट सिटीज। इसके पहले हम लोगों ने अपने हिस्ट्री के 3 अलग अलग चैप्टर, वो भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को कंप्लीट कर लिया है। हिस्ट्री का 3 चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है और ये हमारा हिस्ट्री का चौथा चैप्टर है। चैप्टर का नाम है इन द अर्लीस्ट सिटीज। देखो, इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले क्या हैं, थोड़ा सा उसके बारे में समझते हैं। चैप्टर के हेडिंग पे यदि आप ध्यान देंगे, मतलब कि चैप्टर का जो नाम है उस पर यदि आप ध्यान देंगे तो यहाँ से ही आपको बहुत कुछ पता चल जाएगा। लिखा हुआ है इन द अर्लीस्ट सिटीज। इन द अर्लीस्ट सिटीज़ का मतलब है कि हमारे पास ना, अच्छा एक बात ध्यान रखना है, आज से हम लोग लगभग 4000 साल 5000 साल इस प्रकार के समय के बारे में बात करने वाले हैं। मतलब इस चैप्टर में हम लोग आज से 4000 4500 5000 इतने पुराने समय के पहले बात करेंगे। मतलब कि आज से 4000 साल 5000 साल पहले के बारे में बात करेंगे। तो इस चैप्टर में हम लोग ये पढ़ेंगे कि आज से 4000 साल पहले 5000 साल पहले किन किन प्रकार का शहर हमारे पास हुआ करता था। जैसे आज यदि हम लोग बात करें तो आज हमारे पास शहरों का कमी नहीं है। जैसे हम लोग पटना में रहते हैं तो पटना खुद में एक शहर है, दिल्ली, लखनऊ, है ना, कोलकाता, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत बड़े बड़े शहर हैं। कहने का मतलब है कि आज हमारे पास शहर का कोई कमी नहीं है, बहुत सारे शहर हैं। लेकिन यदि बात करें हम लोग आज से 4000 5000 साल पहले के बारे में, तो हमारे पास शहर बहुत कम थे, बहुत कम शहर थे, लेकिन शहर था। ध्यान में रखना है इस बात को। सोचिए, आज से 4000 5000 साल पहले भी शहर हुआ करता था, लेकिन शहर का संख्या कितना होता था? बहुत कम होता था। ज़्यादातर क्या होते थे उस समय पे? गांव होते थे, है ना। ज़्यादातर लोग गांव होते थे, गुफाओं में रहते थे, जंगलों में रहते थे। लेकिन उस समय पे भी हमारे पास 1-2 ऐसे इंपॉर्टेंट शहर थे जिसके बारे में ही हम लोगों को इस चैप्टर में पढ़ना है। तो इस चैप्टर के बारे में, मतलब चैप्टर के अंदर हम लोग पूरी तरीके से केवल ये पढ़ने वाले हैं कि हमारे पास आज से 4000 साल पहले 5000 साल पहले किस प्रकार का सिटीज़ हुआ करता था, उस सिटीज़ का नाम क्या था, उस सिटीज़ का क्या खूबी था, मतलब कि उस सिटीज़ का क्या फीचर्स था, उस सिटीज़ में कैसे लोग रहते थे, वहाँ पे वहाँ का मार्केट कैसा होता था, वहाँ का बिल्डिंग कैसा होता था, वहाँ पे जानवर कैसे पाए जाते थे, वहाँ पे लोग क्या खाते थे, क्या पहनते थे, यही सब चीज़ हम लोग इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। तो क्या ओवरऑल पूरा आपको चैप्टर का मतलब समझ आ गया? इस चैप्टर में हम लोग बस इसके बारे में बात करेंगे कि आज से 4000 साल पहले 5000 साल पहले जो शहर हुआ करता था, उस शहर का क्या खूबी है, क्या खासियत है, इसी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। आइए, तो सबसे पहला हमारा है द स्टोरी ऑफ हड़प्पा। इसको ध्यान से समझिएगा क्योंकि यही हमारा सबसे पहला शहर है जो कि खोजा गया है, जो कि इंडिया में पाया जाता था। लेकिन ध्यान रहे, ये आज हमारे इंडिया में नहीं है, ये आज कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान में पड़ता है। लेकिन उस समय तो पाकिस्तान इंडिया सब एक ही था, है ना। इंडिया से पाकिस्तान कब अलग हुआ? 15 अगस्त 1947 में हम लोग को आज़ादी मिला, तो उस समय अलग हो गया वो। लेकिन आज से 4000 साल पहले 5000 साल पहले तो सब एक ही था, है ना। तो आइए थोड़ा सा बात करते हैं हम लोग हड़प्पा के बारे में, द स्टोरी ऑफ हड़प्पा। इसमें क्या लिखा हुआ है तो ध्यान से सुनिएगा, बहुत चैप्टर इंटरेस्टिंग है, मज़ेदार है, तो आपको समझ में भी आएगा। ओवरऑल आपको ध्यान रखना है ये कि चैप्टर में हम लोग पूरी तरीके से इस बारे में बात करेंगे कि आज से 4000 4500 5000 साल पहले जो शहर हुआ करता था हमारे पास, हालांकि शहर बहुत कम होते थे, लेकिन जो भी शहर थे, जितने भी थे, उसका क्या खूबी था, क्या खासियत था, वहाँ पे लोग कैसे रहते थे, क्या खाते थे, क्या पहनते थे, है ना, किस प्रकार के जानवर पालते थे, किस प्रकार के बर्तन पाए जाते थे, उस प्रकार की चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले सिटी के बारे में जो हम लोग पढ़ेंगे वो है हमारा हड़प्पा। कौन सा होगा? हड़प्पा। आइए थोड़ा सा पढ़ते हैं हड़प्पा के बारे में क्या लिखा हुआ है। दीज सिटीज डेवलप्ड अबाउट 4700 ईयर्स अगो। सोचो, ये जो हड़प्पा है, शहर है हमारा, ये बेसिकली ये आज से 4700 साल पहले हुआ करता था। सोचिए, इसीलिए हमने बोला कि चैप्टर में हम लोग बात करेंगे 4000 साल पहले 4500 साल पहले 5000 साल पहले, इस प्रकार के टाइम पीरियड के बारे में बात करेंगे। यानी कि जो हड़प्पा है वो आज से कितने समय पहले हुआ करता था हमारे पास? 4700 साल पहले ये शहर हमारे पास हुआ करता था।
नियरली 150 ईयर्स अगो, यानी कि लगभग आज से 150 साल पहले का बात करें हम, when railway lines were being laid down for the first time in the Punjab, engineers stumbled upon the site of Harappa in present day Pakistan। अच्छा, इसका ना पूरा कहानी समझिएगा, कहानी था क्या। देखो, ये जो हड़प्पा सिटी है, ये आज से कितने समय पहले हुआ करता था? आज से 4700 साल पहले हुआ करता था, ठीक है। ये आज से 4700 साल पहले ये सिटी हुआ करता था। लेकिन बात करें आज से 150 साल पहले, तो ऑब्वियस सी बात है, आज से 150 साल पहले हमारे इंडिया में किसका रूल था? अंग्रेजों का रूल था। यानी कि हमारे इंडिया में राज कौन कर रहा था? अंग्रेज राज कर रहा था। तो अंग्रेज जब पंजाब में, और आपको पता है पंजाब कहाँ पड़ता है? इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर के बगल में पड़ता है। यदि आप इंडिया के मैप ध्यान से देखेंगे तो पंजाब और पाकिस्तान दोनों ज़्यादा दूर नहीं है, मतलब कि पाकिस्तान का बॉर्डर और पंजाब का बॉर्डर एक ही जगह पे है। मतलब इंडिया और पाकिस्तान का बात करें तो पंजाब जो है बिल्कुल बॉर्डर पे पड़ता है। समझना ये बात आपको? तो ये चीज़ है हमारा। तो आज से 150 साल पहले क्या हो रहा था ना, कहानी समझिएगा पूरा, तब आपको समझ में आएगा कि इस हड़प्पा सिटी के बारे में हम लोगों को पता कैसे चला। यानी कि शहर आज से 4700 साल पहले हुआ करता तो था, लेकिन इस शहर के बारे में हम लोगों को पता कैसे चला, ये हम लोग डिस्कस इसमें करने वाले हैं। समझिए हुआ क्या, आज से 150 साल पहले, मतलब सिंपल सा है कि जब हमारे इंडिया में अंग्रेजों का रूल हुआ करता था, तो अंग्रेज क्या कर रहे थे पता है? पंजाब में ना रेलवे लाइन बिछा रहे थे। उस पर क्या चलाने के लिए? रेलगाड़ी चलाने के लिए। यानी कि रेलवे लाइन, रेलवे ट्रैक बिछवा रहे थे अंग्रेज पंजाब में। किससे बिछवा रहा होगा? लेबर से बिछवा रहा होगा। तो लेबर ने जब जमीन को, मतलब देखो एक बात ध्यान रखना है, जब पंजाब में अंग्रेज रेलवे लाइन को बिछवा रहे थे तो लेबर खोद रहे थे ज़मीन को, क्योंकि कई बार खोद के आपको लेवल प्लेन करना पड़ेगा ज़मीन को, पहले ज़मीन को प्लेन करना पड़ेगा, लेवल करना पड़ेगा। तो जब लेबर जब ज़मीन को खोद रहे थे तो उनको ज़मीन के नीचे से ना अलग अलग प्रकार का ऑब्जेक्ट मिला। वो आश्चर्य हो गया, यार ये ज़मीन के नीचे से क्या क्या मिलता जा रहा है, जो कि बहुत पुराना दिखने में लग रहा है। तो उस लेबर ने फटाक से अंग्रेज के ऑफिसर को इन्फॉर्म किया, बताया कि सर यहाँ पे कुछ अलग अलग प्रकार की चीज़ें हम लोगों को मिल रहे हैं। तो अंग्रेज भी बड़ा आश्चर्य हुआ कि यार ज़मीन खोद रहा है तो ये अलग अलग प्रकार का चीज़ को कैसे मिल जा रहा है ना। तो अंग्रेज़ों ने फिर उसको और ज़्यादा खोदने के लिए बोला कि और उसको खोदो और देखो कुछ नया चीज़ मिल जाए। तो लोग ज़मीन को खोदते चले गए और बहुत बड़ा सिटी मिल गया ज़मीन के अंदर। ज़मीन के अंदर सिटी मिल गया, लेकिन वो सिटी पूरी तरीके से दफन हो गया था। उसके नीचे कोई आदमी नहीं था, कोई जानवर नहीं था, कुछ नहीं था, सब कुछ दफन हो चुका था। तो पूरा कहानी समझ में आया? मतलब कि हड़प्पा का खोज कैसे हुआ पता चला? सिंपल सा ध्यान रखना है कि ये हड़प्पा जो सिटी है आज से 4700 साल पहले हुआ करता था। लेकिन बात करें आज से 150 साल पहले, जब अंग्रेज पंजाब में रेलवे लाइन बिछवा रहे थे लेबर के मदद से, तो लेबर ज़मीन को खोद के रेलवे लाइन बिछा रहे थे। ज़मीन को कहीं पे उबड़ा खाबड़ा होगा तो उसको खोद के प्लेन करके रेलवे ट्रैक वो बिछा रहे थे। तो जब वो ज़मीन को खोद रहे थे लेबर, तो ज़मीन के नीचे से उनको अलग अलग प्रकार का चीज़ें मिले हैं। अब क्या क्या मिला है वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन उनको ना अलग अलग प्रकार का चीज़ मिला। तो उन्होंने अंग्रेज के ऑफिसर को इन्फॉर्म किया फटाक से कि सर यहाँ पे देखिए हम ज़मीन खोद रहे हैं तो कुछ अलग अलग प्रकार का चीज़ मिल रहा है। तो अंग्रेज भी यार पूरा सरप्राइज हो गया कि ये क्या चीज़ मिल रहा है यार। तो अंग्रेजों ने बोला कि इसको और खोदो। तो वो खोदते चले गए और उनको धीरे धीरे ये पता चलता चला गया कि नीचे क्या बसा हुआ था, एक पहले शहर बसा हुआ था। उसी शहर का नाम क्या पड़ा है? हड़प्पा। मतलब कि जब इसको खोजा गया तो बहुत सारे बिल्डिंग के टुकड़े मिले हैं, कुछ घर ऐसे मिले हैं जो कि पूरी तरीके से अभी तक बना हुआ था, बस वो बालू मिट्टी से ढक चुका था। कुछ ऐसे घर थे जो कि टूट गए थे। कुछ ऐसे जानवरों के हड्डी मिले हैं जो कि आज से 4700 साल पहले पाया जाता होगा, जानवरों के भी हड्डी मिले हैं। तो इस प्रकार के चीज़ें वहाँ पे ज़मीन को खोदने से मिला था। ठीक है, आइए देखते हैं और क्या बात है। तो यदि कोई पूछे कि बताओ हड़प्पा का खोज कैसे हुआ, तो बता देंगे अब आराम से। हड़प्पा का खोज कैसे हुआ, सिंपल से बताना है कि आज से 150 साल पहले अंग्रेज जब पंजाब में रेलवे लाइन बिछवा रहे थे तो लेबर ज़मीन को खोदे, जब लेबर ने ज़मीन को खोदा तो उनको ज़मीन के नीचे से अलग अलग प्रकार का चीज़ें मिले, जिसको उन्होंने अंग्रेज के ऑफिसर को बताया। तो अंग्रेज के ऑफिसर ने बोला इसको ज़मीन को और खोदो। तो ज़मीन को खोदते चले गए और पूरा का पूरा एक शहर ज़मीन के नीचे बसा हुआ मिल गया।
हालांकि उस शहर के नीचे कुछ था नहीं, जिंदा जानवर भी नहीं थे, कैसे रहेगा, जमीन के नीचे दफन हो गया है ना। तो जितना जितना भी जानवर था सब मर चुका है, जितना भी आदमी था सब मर चुका है। हालांकि इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे कि आखिर हड़प्पा में ऐसा क्या हुआ कि पूरा का पूरा शहर जमीन के नीचे धंस गया, पूरा का पूरा शहर जमीन के नीचे दफन हो गया, ऐसा क्या हुआ होगा, इसके बारे में भी हम डिस्कस आगे करेंगे आगे। और ये हालांकि फिलहाल आज ये जो हड़प्पा है आज कहाँ पड़ता है, पाकिस्तान में पड़ता है। जब आप बड़े होंगे और कभी आपको घूमने का मौका मिले तो पाकिस्तान आप घूमिएगा और वहाँ पे जाके आप हड़प्पा को जरूर खोजिए, मतलब हड़प्पा जरूर जाइएगा, वहाँ पे आपको पता चलेगा कि आज से 4700 साल पहले भी कितना मशहूर शहर हुआ करता था। तो आज हड़प्पा कहाँ है, आज हड़प्पा पाकिस्तान में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, पाकिस्तान में। आगे, इट सीम्ड लाइक अ माउंट दैट वाज अ रिच सोर्स ऑफ रेडीमेड हाई क्वालिटी ब्रिक्स। जब जमीन को खोदा गया, हड़प्पा सिटी शहर बसा हुआ नीचे दिखा, तो सिटी में ये देखने को मिला कि जितने भी घर बने हैं, जितने भी बिल्डिंग बने हैं, वो बिल्कुल हाई क्वालिटी ब्रिक्स से बना हुआ है। मतलब कि ईटा का जो क्वालिटी होता है वो बहुत ही अच्छे क्वालिटी का ईंटें मिले हैं, एकदम रेडीमेड ईटा मिला है। मतलब कि जैसे आज हम लोग को घर बनाना होता है तो आज हम लोग अपने घरों में क्या लगाते हैं, ईंट लगाते हैं ना। ईंट हम लोग आज तो टाइल्स भी लगाते हैं, मार्बल भी लगाते हैं, लेकिन ईंट तो लगाते ही हैं दीवार वगैरह बनाने के लिए, है ना। तो आज हम लोग जो बना बनाया रेडीमेड ईंट इस्तेमाल करते हैं। इससे ज़्यादा बढ़िया ईंट, इससे ज़्यादा अच्छा क्वालिटी वाला ईंट हड़प्पा में मिला है, जो ये बताता है, जो ये एविडेंस देता है, ये सबूत देता है, ये बताता है कि हड़प्पा में जितने भी बिल्डिंग वगैरह बने थे वो सारे के सारे हाई क्वालिटी ब्रिक से बना हुआ था। ठीक है, आगे, दे कैरिड ऑफ thousands of bricks from the walls of the old buildings of the city to build railway lines. Many buildings were completely destroyed. हड़प्पा जब खोदा गया, पूरे जब जमीन को खोदा गया तो पूरा सिटी हम लोगों को नीचे मिला। तो बहुत सारे शहर, मतलब बहुत सारे बिल्डिंग ऐसे थे जमीन के नीचे जो कि अभी भी सेम टू सेम था, मतलब कि टूटा नहीं था, बिखरा नहीं था। और बहुत सारे सिटी ऐसे थे, मतलब बहुत सारे बिल्डिंग ऐसे थे जो कि पूरी तरीके से वो टूट के बर्बाद हो चुका था। लेकिन बहुत सारे ईंट जो मिला था, उस ईंट को निकाल के कहाँ लगाया अंग्रेजों ने, रेलवे ट्रैक में लगा दिया, इस्तेमाल कर दिया। समझ में आ रही है बात, सिंपल सा बात है। तो वही बात यहाँ पे है कि जब जमीन को खोदा गया तो बहुत सारा रेडीमेड एकदम बना बनाया ईंटा, वो भी हाई क्वालिटी का ईंट वहाँ पे हड़प्पा में मिला है। तो इस प्रकार के ईंट से अंग्रेजों ने क्या किया, जितने भी ईंट मिले हैं अंग्रेजों ने उन सारे ईंट का इस्तेमाल कर लिया रेलवे लाइन को बिछाने में। क्या कर लिया, रेलवे लाइन को बिछाने में इस्तेमाल कर लिया। और बहुत सारे बिल्डिंग ऐसे मिले हैं हड़प्पा में जो कि सेम टू सेम बिल्डिंग अभी है, टूटा भी नहीं है, जरा सा भी नहीं टूटा है। और बहुत सारे बिल्डिंग ऐसे थे जो कि टूट के बिखर चुका है। ठीक है, ओवरऑल कहने का मतलब है कि जब जमीन को खोदा गया तो जमीन के नीचे क्या मिला, पूरा का पूरा एक इस्टेब्लिश शहर मिला, जिसमें कोई इंसान नहीं बचा था, कोई जानवर नहीं बचा था, सब कुछ मर चुका था। आखिर ऐसा क्या हुआ होगा हड़प्पा में कि ज़मीन के नीचे वो दफन हो गया, है ना। इसके बारे में भी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल टॉपिक पे वापस आते हैं। तो जितने भी ईंटें मिले हैं अच्छे क्वालिटी के, उन सारे ईंटें को अंग्रेज़ों ने रेलवे ट्रैक बिछाने में इस्तेमाल कर लिया। और जब अंग्रेज़ों ने ज़मीन को और खुदवाया तो बहुत सारे बिल्डिंग अच्छे भी मिले हैं हड़प्पा में, और बहुत सारे बिल्डिंग तो टूट के बिखर चुके हैं, ऐसा भी मिला है। देन अबाउट 80 ईयर्स अगो, आज से 80 साल पहले के बारे में यदि हम लोग बात करें, लगभग आज़ादी से 2-3 साल पहले का बारे में बात हो रहा है। देन अबाउट 80 ईयर्स अगो आर्कोलॉजिस्ट फाउंड दिस साइट एंड रियलाइज्ड दैट दिस वाज वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिटीज इन द सब कॉन्टिनेंट। और आज से 80 साल पहले जब हमारे आर्कोलॉजिस्ट लोगों ने, आर्कोलॉजिस्ट मतलब वो लोग होते हैं जो ज़मीन को खोदते रहते हैं, कुछ ना कुछ ज़मीन के नीचे से मिलता है तो उसके बारे में वो रिसर्च करते रहते हैं, इस प्रकार के लोगों को हम लोग आर्कोलॉजिस्ट बोलते हैं। क्या बोलेंगे, आर्कोलॉजिस्ट बोलेंगे। तो आज से 80 साल पहले आर्कोलॉजिस्ट लोगों ने ये बोला और उन्होंने ऐलान कर दिया कि ये सबसे पुराने शहरों में से एक शहर है। और आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी कि आज भी हमारे ज़मीन के नीचे ऐसे बहुत सारे राज दफन हैं, बहुत सारे आज भी ऐसे सिटी दफन है जिसके बारे में हम लोगों को आज तक पता ही नहीं चला है।
समझ में आ रही है बात? मतलब कि खोजबीन लगातार चालू है, आर्कोलॉजिस्ट लोग लगातार खोज रहे हैं, ज़मीन को खोद रहे हैं, पता कर रहे हैं कि और कहाँ कहाँ ये शहर मिल सकता है, इस प्रकार का शहर कहाँ कहाँ मिल सकता है। लेकिन फ़िलहाल जो शहर मिला है हड़प्पा, इससे ये इन लोगों ने अंदाज़ा लगाया, आर्कोलॉजिस्ट लोगों ने, कि ये सबसे पुराने शहरों में से एक शहर है। मतलब कि बहुत सारे शहर रहे होंगे उस समय पे, उसमें से एक शहर ये भी है। फिर सवाल है कि सर और भी शहर के बारे में क्यों नहीं पता चला? पता चला है, जैसे एक हड़प्पा हो गया, आगे हम लोग पढ़ेंगे मोहनजोदारो के बारे में, तो वो भी पता चला, वो भी एक हमारा सिटी था। और भी रिसर्च चल रहा है, खोजबीन चल रहा है, तो हो सकता है कि आने वाले समय में हम लोगों को और भी अलग अलग शहर के बारे में पता चले, जिससे ये पता चलेगा कि और भी शहर पहले हुआ करते थे, है ना। इसके बारे में भी हो सकता है हमको आगे पता चल जाए। तो आज से 80 साल पहले आर्कोलॉजिस्ट लोगों ने ये ऐलान कर दिया कि ये जो हड़प्पा है ये सबसे पुराने शहरों में से एक शहर है। आगे, दिस वॉज द फर्स्ट सिटी टू बी डिस्कवर्ड एंड डिस्क्राइब्ड एज हड़प्पा। और ये इंडिया में पाया जाने वाला, आज से 80 साल पहले के बारे में बात हो रहा है, मतलब कि इंडिया और पाकिस्तान सब एक था, ठीक है ना। मतलब कि आज से 80 साल के बारे में, आज से 80 साल पहले के बारे में बात हो रहा है, तो उस समय पे इंडिया पाकिस्तान सब एक था। तो इंडिया का ये सबसे पुराने शहरों में से एक शहर है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। देखो, अब हड़प्पा के बारे में जो आपको 2-3 बातें ध्यान रखने हैं वो ये सिटी जब आर्कोलॉजिस्ट लोगों ने खोजा, पता लगाया, तो पता चला कि शहर कितने साल पुराने रहे होंगे? 4700 साल पुराना ये शहर रहा होगा, ये आर्कोलॉजिस्ट लोगों ने अंदाज़ा लगा लिया। इस शहर के बारे में पहली बार हम लोगों को पता कब चला? 150 साल पहले। कब? जब अंग्रेज पंजाब में रेलवे लाइन बिछा रहे थे ना। और आज ध्यान रखिएगा, आज पंजाब का आधा हिस्सा पाकिस्तान में है और पंजाब का आधा हिस्सा इंडिया में है। पहले तो सब एक था ना, इंडिया पाकिस्तान सब एक था। तो पंजाब का आज कुछ हिस्सा पाकिस्तान में है और कुछ हिस्सा इंडिया में है। तो आर्कोलॉजिस्ट लोगों ने जब इसको खोजा तो उन्होंने अंदाज़ा लगाया, उन्होंने एक रिपोर्ट अपना तैयार किया, उन्होंने अनुमान लगाया कि शहर कितना साल पुराना है? लगभग 4700 साल पुराना है। इस शहर के बारे में हम लोगों को पहली बार पता कब चला? 150 साल पहले पता चला, जब अंग्रेज पंजाब में रेलवे लाइन बिछा रहे थे तब। कैसे पता चला? लेबर जब ज़मीन को खोद रहे थे तो उससे वहाँ पे उनको अलग अलग प्रकार के चीज़ें मिले हैं। क्या क्या मिला वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मिला है वो क्या मिला है? रेडीमेड ईटा, रेडीमेड ईंट, जिससे घर बनाया जाता है, ठीक है ना। ये हो गया हमारा पूरा कहानी। और आर्कोलॉजिस्ट लोगों ने कितने साल पहले इसको बोला है कि इंडिया का सबसे पुराना शहर है ये? 80 साल पहले। हालांकि इसके बारे में हम लोगों को 150 साल पहले पता चल चुका था, लेकिन रिसर्च और जारी था, उनको लग रहा था कि कोई और शहर मिल जाए, है ना। लेकिन अभी तक कोई दूसरा शहर मिला नहीं, तो आर्कोलॉजिस्ट लोगों ने यही बोल दिया कि यही शहर जो है लगभग इंडिया का सबसे पुराना शहर है, जिसका नाम इन्होंने क्या रखा? हड़प्पा। हड़प्पा आज कहाँ पड़ेगा? पाकिस्तान में पड़ेगा, पाकिस्तान में। हड़प्पा कहाँ है आज? पाकिस्तान में है, ठीक है। हालांकि ये पंजाब में है, लेकिन पंजाब का हड़प्पा का जो पूरा एरिया है वो कहाँ चला गया? आज पाकिस्तान में चला गया। तो कभी आप बड़े होंगे, कभी मौका मिले पाकिस्तान घूमने का, तो वहाँ पे हड़प्पा वाले साइड पे ज़रूर जाइएगा, तो आपको पता चलेगा कि आज से 4700 साल पहले कितना इम्पॉर्टेंट शहर हुआ करता था हड़प्पा, है ना। वहाँ पे एकदम अच्छे तरीके से डिजाइन किया हुआ नाला मिलेगा, सड़क मिलेगा, मार्केट मिलेगा, बिल्डिंग मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। तो इस तरीके से हमारा ये पहला टॉपिक हड़प्पा के बारे में कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा व्हाट वाज स्पेशल अबाउट दीज सिटीज़। इस प्रकार के सिटीज़ में क्या स्पेशल था, क्या खास बात था, इसके बारे में डिस्कस करेंगे हम लोग, लेकिन अगले वाले क्लास में। तो मिलते हैं हम लोग अपने अगले क्लास में। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे हम लोग व्हाट वाज स्पेशल अबाउट दीज सिटीज़। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं हड़प्पा के बारे में, और हम लोगों ने पिछले वाले क्लास में डिस्कस कर लिया था कि हड़प्पा हमारे इंडिया का ऐसा इकलौता पहला शहर था जो कि इंडिया में एग्जिस्ट करता था, वो भी आज से 4700 साल पहले, है ना। तो हड़प्पा इंडिया में पाया जाने वाला, हालांकि ये हड़प्पा आज यदि बात करें तो पाकिस्तान में है, लेकिन पहले के टाइम पे पाकिस्तान भी किसका हिस्सा हुआ करता था? इंडिया का ही हिस्सा हुआ करता था। तो हड़प्पा आज भले ही पाकिस्तान में है, लेकिन पहले ये इंडिया का पार्ट हुआ करता था। तो ये हड़प्पा आज से 4700 साल पहले हुआ करता था, जो कि इंडिया का पार्ट था, है ना। और ये हमारे इंडिया का सबसे पहला इम्पॉर्टेंट शहरों में से एक है ना। मतलब कि शहर बहुत सारे होंगे, अभी तक मात्र 3-4 जो इम्पोर्टेंट है उनके खोजे गए हैं,
मतलब शहर खोजे गए हैं कई सारे, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है उसमें से पहला आपका हड़प्पा है, फिर अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे मोहनजोदारो के बारे में, है ना, इन सभी चीज़ के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन हड़प्पा सबसे पुराने शहरों में से एक है, ये हम लोग डिस्कस कर चुके थे। डिस्कस करने वाले हैं हम लोग आज नया टॉपिक, वो ये है कि व्हाट वाज स्पेशल अबाउट दिस सिटीज। इस सिटीज में क्या स्पेशल था। जैसे हड़प्पा था हमारा एक सिटी था, इस सिटी में क्या स्पेशल था, आइए थोड़ा बात करते हैं कि इसमें क्या स्पेशल है। मैनी ऑफ दीज सिटीज वे डिवाइडेड इनटू 2 और मोर पार्ट्स। हड़प्पा जो है ना वो 2 पार्ट में डिवाइडेड है, 2 या 2 से ज़्यादा पार्ट बोला गया है, लेकिन ज़्यादातर जो बात है यहाँ पे 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है हड़प्पा को। हड़प्पा कहने का मतलब है कि 2 पार्ट 2 सिटीज़ में डिवाइडेड है। तो मैनी ऑफ दीज सिटीज वे डिवाइडेड इनटू 2 और मोर पार्ट्स। तो ज़्यादातर जो सिटीज़ उस समय पे पाए जाते थे, एग्जाम्पल के तौर पे हड़प्पा का यदि हम लोग बात करें तो हड़प्पा 2 पार्ट में डिवाइडेड है। कैसे कैसे डिवाइडेड है, देखो, द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द सिटी वॉज स्मॉलर बट हाइयर एंड आर्कोलॉजिस्ट कॉल इट सिटाडेल। होता क्या है यहाँ पे, जो वेस्टर्न पार्ट है हड़प्पा का, यानी कि पश्चिम वाला जो पार्ट है हड़प्पा का, वो छोटा है लेकिन काफ़ी ऊंचाई पे है। तो आर्कोलॉजिस्ट लोगों ने उनको क्या नाम दे दिया गया है, मतलब उनको क्या नाम दिया है, सिटाडेल बोल दिया है। क्या बोल दिया है, सिटाडेल बोल दिया है। तो ध्यान रखना है कि हड़प्पा का जो वेस्ट वाला पार्ट है वो साइज में भले ही छोटा है लेकिन वो ज़मीन से बहुत ही ऊंचा है। तो जो रिसर्च करते हैं, जो आर्कोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने इसको बोल दिया है सिटाडेल। ठीक है, वेस्टर्न पार्ट का। अगला है द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द सिटी वॉज लार्जर बट लोअर, दिस इज कॉल्ड द लोअर टाउन। लेकिन जो ईस्ट वाला पार्ट है, जो पूरब वाला पार्ट है, वो बड़ा है लेकिन हाइट में बहुत छोटा है, मतलब वो ऊंचाई पे ज़्यादा बड़ा हुआ, मतलब ऊंचाई पे बना हुआ वो शहर नहीं है, तो उसको बोल दिया गया है लोअर टाउन। तो ध्यान रखना है हड़प्पा 2 पार्ट में डिवाइडेड है। पहला, वेस्ट वाला जो पार्ट है हड़प्पा का, वो छोटा है साइज में लेकिन ज़मीन से काफ़ी ऊंचाई पे बना हुआ है, तो उसको आर्कोलॉजिस्ट ने बोल दिया है सिटाडेल। क्या बोल दिया है, सिटाडेल। लेकिन जो ईस्ट वाला पार्ट है हड़प्पा का, वो साइज में बड़ा तो है लेकिन बहुत ज़्यादा ज़मीन से वो ऊंचा नहीं है, तो उसको आर्कोलॉजिस्ट लोगों ने क्या बोल दिया है, लोअर टाउन बोल दिया। क्या बोला है, लोअर टाउन। ठीक ना, इस तरीके से इसमें डिवीजन किया हुआ है। उसके बाद है वॉल्स ऑफ बेक्ड ब्रिक वेयर बिल्ड अराउंड ईच पार्ट, द ब्रिक्स वेयर लेड इन एन इंटरलॉकिंग पैटर्न एंड दैट मेड द वॉल्स स्ट्रॉन्ग। और इन दोनों पार्ट में, लोअर टाउन और सिटाडेल, दोनों जगह पे जो दीवार बनाए गए हैं, दोनों जगह पे, लोअर टाउन और सिटाडेल दोनों जगह पे जो दीवार वगैरह बनाए गए हैं, वो दीवार बनाया गया है पक्के ईंटों से। जैसे आज हम लोग जब घर बनाते हैं तो वो घर कैसा होता है, पक्के ईंटों से बनता है। तो वहाँ पे भी जो दीवार बना है वो पक्के ईंटों से बना हुआ है, और पक्के ईंटों से बना हुआ है और इतना अच्छे तरीके से इंटरलॉक किया गया है कि उस समय पे सीमेंट, सरिया वगैरह कुछ इस्तेमाल नहीं होता था। इसके बावजूद भी वो काफ़ी लंबे समय तक टिक जाता था। समझ रही है बात। तो जो दीवार बनाया गया है वो बिल्कुल पक्के, यानी कि पका हुआ ईंटा से बनाया गया है, मजबूत ईंटा से बनाया गया है, और ऐसा ईंटा आपस में इंटरलॉक किया गया है, ऐसा जोड़ा गया है कि जल्दी वो खुलता नहीं है और टूटता भी नहीं है, इससे दीवार मजबूत बना रहता है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे मोहनजोदारो के बारे में। हड़प्पा के बाद पाया जाने वाला ये दूसरा इंपॉर्टेंट शहर है। हड़प्पा पहली बार पाया गया, खोजा गया, दूसरा शहर जो खोजा गया वो है हमारा मोहनजोदारो। डिस्कस करेंगे अब हम लोग मोहनजोदारो के बारे में। ध्यान रखना है, पहला सिटी जो खोजा गया वो हड़प्पा निकला हमारा, दूसरा जो खोजा गया वो कौन सा था, मोहनजोदारो खोजा गया है। तो मोहनजोदारो में क्या क्या बात लिखा गया है, आइए थोड़ा सा बात करते हैं। मोहनजोदारो वेयर कंस्ट्रक्टेड ऑन द सिटाडेल, मतलब कि मोहनजोदारो जो है वो शहर बसा हुआ है ऊंचे वाले जगह पे। अभी तुरंत हम लोगों ने पढ़ा कि जो ऊंचा वाला जगह था उसको क्या नाम दिया आर्कोलॉजिस्ट लोगों ने, सिटाडेल। क्या नाम दिया है, सिटाडेल। तो मोहनजोदारो को जब खोजा गया, मोहनजोदारो को जब आर्कोलॉजिस्ट लोगों ने खोजा, तो ये जो मोहनजोदारो है वो बिल्कुल ऊंचाई पे मिला। किस पे मिला, ऊंचाई पे, यानी कि ज़मीन से बहुत ऊंचा एरिया बना हुआ था, वहाँ पे मोहनजोदारो पाया गया है। तो ये कोई पूछे कि बताओ मोहनजोदारो जो है वो कहाँ पे लाई करता है, तो बताना है ज़मीन से बहुत ऊंचे वाले ज़मीन पे लाई करता है, इसलिए उसका नाम क्या पड़ गया है, सिटाडेल। तो सिटाडेल का सिंपल सा मतलब होता है जो ज़मीन पे तो है लेकिन वो काफ़ी ऊंचा जगह है, उसको हम लोग सिटाडेल बोलते हैं। तो सिटाडेल पे ही मोहनजोदारो बसा हुआ है। इसका मतलब आप कह सकते हैं कि पूरा का पूरा जो मोहनजोदारो शहर है वो ऊंचे जगहों पे बसा हुआ है, ऊंचे पार्ट पे बसा हुआ है।
इट हैज़ वेरी स्पेशल टैंक एंड आर्कोलॉजिस्ट कॉल्स इट द ग्रेट बाथ। मोहनजोदारो में ना एक बहुत ही स्पेशल टैंक पाया गया है, आर्कोलॉजिस्ट लोगों ने उसको बोला है ग्रेट बाथ। और ये ग्रेट बाथ कैसा होता है इसके बारे में अभी हम लोग बात करेंगे, और इसका एक पिक्चर भी आपको दिखाएंगे, आपके बुक में भी है। मतलब मोहनजोदारो को जब रिसर्च किया जा रहा था, मोहनजोदारो को जब खोजा जा रहा था, तो वहाँ पे ना एक स्पेशल प्रकार का टैंक मिला है। उस टैंक को नाम दिया गया है ग्रेट बाथ। अब इस ग्रेट बाथ में क्या होता था, क्या कैसा दिखता है, सब के बारे में हम लोग बात करेंगे, लेकिन थोड़ा सा और आगे बढ़ जाते हैं। दिस वॉज बिल्ड विथ ब्रिक्स, और ये जो ग्रेट बाथ है, जो कि स्पेशल टैंक एक तरीके का है, वो ईंटों से बनाया गया है। कोटेड विथ प्लास्टर, उसमें प्लास्टर का भी इस्तेमाल किया गया है। एंड मेड वाटर टाइट, और उसको वाटर टाइट बनाया गया है, मतलब कि पानी लीक नहीं कर सकता है, पानी लीक नहीं कर सकता। विद अ लेयर ऑफ नेचुरल तार। नेचुरल तार का मतलब सिंपल सा, जैसे हम लोग आज इस्तेमाल करते हैं ना, रोड को बनाने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं अलकतरा, है ना, मतलब काला रंग का होता है। इस प्रकार का तो उस समय पे नहीं था, लेकिन वैसा ही कुछ उन लोगों ने भी इस्तेमाल किया है, जिसको यहाँ पे नेचुरल तार बोला गया है। तो ओवरऑल कहने का सिंपल सा मतलब यहाँ पे ये है कि जो ग्रेट बाथ पाया गया है मोहनजोदारो में, वो बिल्कुल शानदार टैंकी है, बहुत शानदार टैंकी है, जो कि ईंटों से बनाया गया है, प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया है ताकि पानी बाहर ना निकल सके, और दूसरी चीज़ उसको नेचुरल तार से कवर भी किया गया है, मतलब कि नीचे ऊपर दीवारों पे, फ्लोर पे, हर जगह पे अच्छे तरीके से उसको डिजाइन किया गया है। नेचुरल तार का इस्तेमाल किया गया है, मतलब कि जल्दी उसमें से पानी लीक नहीं करेगा। अब ये दिखता कैसा था, आइए थोड़ा सा उसके बारे में बात करते हैं हम लोग। अच्छा, एक दो पॉइंट और है, फिर उसके बारे में बात करेंगे। देयर वेर स्टेप्स लीडिंग डाउन टू इट फ्रॉम टू साइड्स। ये जो ग्रेट बाथ है, हमारा जो स्पेशल टैंक है, इसमें दो साइड से सीढ़ी बना हुआ है। वाइल देयर वेर रूम्स ऑन ऑल साइड्स, और इसके चारों तरफ रूम बने हुए हैं। आइए थोड़ा सा इसके बारे में आपको बताते हैं, पहले इसका डायग्राम देख लें। ये जो पिक्चर है, यही पिक्चर है आपका ग्रेट बाथ का। इसमें यदि आप ध्यान से देखेंगे तो ये एक सीढ़ी इधर है और एक सीढ़ी इधर हुआ करता है। तो इसके दो साइड में एक एक सीढ़ी है, और इसके चारों तरफ रूम बने हुए हैं। हालांकि यहाँ पे आपको रूम बना हुआ नहीं दिख रहा है, क्योंकि ये टूट गया है, इसको तो ज़मीन खोद के निकाला गया है, मतलब कि बहुत ज़्यादा इसके ऊपर धूल मिट्टी ये दफन हो गया था। इसको बाद में आर्कोलॉजिस्ट लोगों ने रिसर्च कर किया है, ज़मीन को खोदा है, तो ये निकला है, जिसके वजह से ये पूरा रूम आसपास बगल में हुआ करता था। रूम टूट गया है, लेकिन बीच में आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ पे पानी भरा जाता था, और यहाँ पे एक सीढ़ी और एक सीढ़ी यहाँ पे था। तो ये सीढ़ी से ये लोग नीचे उतर के नहाते थे अपना, ठीक है। और ये देखेंगे आप ध्यान से, तो ये पूरा का पूरा जो ग्रेट बाथ है, इसको पूरी तरीके से ईंटे से बनाया गया है, और इसको अच्छी तरीके से प्लास्टर किया गया था। इसमें नेचुरल तार का इस्तेमाल किया गया था, लेकिन समय के साथ वो प्लास्टर उखड़ गया, नेचुरल तार भी चला गया, लेकिन क्या बच गया, केवल ईंटा बच गया। तो यहाँ से साफ आप देख पा रहे होंगे कि ये आपका ग्रेट बाथ है, जिसमें एक सीढ़ी इधर है और एक सीढ़ी इधर है। दो सीढ़ी हुआ करता था दो साइड से, और चारों तरफ रूम बने हुए होते थे, चेंजिंग रूम, जिसमें आप नहा के कपड़े को चेंज कर सकते हैं। हालांकि वो चेंजिंग रूम आपको इसमें नहीं दिखाएगा, लेकिन हल्का हल्का पिलर आपको दिख रहा होगा साइड से, जो ये इंडिकेट करता है कि बगल में क्या रहे होंगे, रूम रहे होंगे, चेंजिंग रूम रहे होंगे। कपड़े नहा के आप कपड़े यहाँ पे बदल सकते थे, इस प्रकार का यहाँ पे बना हुआ था। तो यही था हमारा ग्रेट बाथ। तो ग्रेट बाथ के बारे में यदि आपको दो तीन बात ये जानना हो, तो ये बस आपको ध्यान रखना है कि ग्रेट बाथ एक स्पेशल टैंक था, जो कि मोहनजोदारो में रिसर्च करने के दौरान पाया गया, खोजा गया। और इस मोहनजोदारो में जो स्पेशल टैंक पाया गया, उसका क्या नाम रखा गया है, ग्रेट बाथ रखा गया। ग्रेट बाथ क्यों रखा गया है, क्योंकि इस बाथ का, इस टंकी का लोग नहाने के लिए इस्तेमाल करते थे स्पेशल ओकेजन में। स्पेशल ओकेजन मतलब कोई अच्छा सा त्यौहार आ गया है ना, इस प्रकार के चीज़ों के लिए इस टंकी का, इस टैंक का इस्तेमाल किया जाता था, इसलिए इसका नाम रखा गया है ग्रेट बाथ। इसके फीचर्स के बारे में बात करें तो इसके दो साइड में सीढ़ी है, बाकी चारों साइड में रूम बने हुए थे, चेंजिंग रूम। ईंटे से बना हुआ है ये ग्रेट बाथ, इसमें प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया था, नेचुरल तार का इस्तेमाल किया गया था, लेकिन समय के साथ ये दफन हो गया, तो प्लास्टर भी चला गया और नेचुरल तार भी चला गया। लेकिन आज भी ईंटे को देखकर ये अनुमान हम लोग लगा लेते हैं कि दो तरफ सीढ़ी है, सीढ़ी तो आज भी दिखता है, और बगल बगल में रूम बने हुए थे, ये सब चीज़ हमको आज भी दिख जाता है। आइए दोबारा टॉपिक पे वापस आते हैं। तो वही बात यहाँ पे लिखा हुआ था कि देयर वेर स्टेप्स लीडिंग डाउन इट टू इट फ्रॉम टू साइड्स वाइल देयर वेर रूम्स ऑन ऑल साइड्स। चारों तरफ रूम था और दो तरफ सीढ़ी था, जो हम लोगों ने देख लिया। वाटर वॉज ब्राउट इन
फ्रॉम अ वेल एंड ड्रेन आउट आफ्टर यूज। इसमें पानी कहाँ से आता था? कुएं से पानी इसमें भरा जाता था, कुएं से इसमें पानी भरा जाता था और एक बार इस्तेमाल हो जाने के बाद इस पानी को फिर बाहर निकाल के फेंक दिया जाता था। कहने का मतलब है कि एक बार जब ज़रूरत है इस ग्रेट बाथ का तो उसमें पानी भरना होता था कुएं से, और जब एक बार स्नान कर लिया, लोग नहा लिया, तो फिर इस पानी को बहा दिया जाता था। ठीक है, इस तरीके से इसका इस्तेमाल किया जाता था। इंपॉर्टेंट पीपल टूक अ डीप इन दिस टैंक ऑन स्पेशल ओकेजन। और इस प्रकार के टैंक में, इस प्रकार के ग्रेट बाथ में ध्यान रखना है कि हर इंसान नहीं नहा सकता था, मतलब कि आम आदमी इसमें नहीं नहा सकता था। जो बड़े लोग हुआ करते थे ना, जैसे राजा के परिवार के लोग, है ना, बड़े बड़े बिजनेसमैन, ये सब इसमें आके नहाते थे। ठीक है, मतलब कि ये ग्रेट बाथ आम आदमी के लिए ओपन नहीं था, ध्यान रहेगा इतना। तो इस ग्रेट बाथ में केवल महान लोग ही आके नहाते थे, वो भी स्पेशल ओकेजन पे, कोई खास फंक्शन, त्यौहार रहा, फेस्टिवल रहा तो आके नहाते थे, नहीं तो फिर अपने घर में ये लोग नहा लेते थे, कोई दिक्कत नहीं इसमें। ये ग्रेट बाथ समझ लगा क्या था? ग्रेट बाथ बेसिकली टैंकी था जहाँ पे लोग नहाने का काम करते थे और उसमें केवल स्पेशल ओकेजन में लोग नहाते थे, और वो भी इंपॉर्टेंट लोग नहाते थे, केवल आम आदमी नहीं। उसके बाद है एक अगला है हमारा कालीबंगन एंड लोथल। इसके बारे में क्या लिखा हुआ है देखो। कालीबंगन एंड लोथल हैड फायर अल्टर्स वेयर सैक्रिफाइसेस में हैव बीन परफॉर्म। कालीबंगन और लोथल ये भी हमारा दो जगह है जहाँ पे फायर अल्टर्स पाया गया है। फायर अल्टर्स का मतलब होता है वो जगह जहाँ पे आप हवन कुंड वगैरह करते हैं ना, वो चीज़, वहाँ पे उस जगह को हम लोग कहते हैं फायर अल्टर्स। मतलब कि कालीबंगन और लोथल ये दो ऐसे जगह हैं जहाँ पे आर्कोलॉजिस्ट लोग जब रिसर्च कर रहे थे, जमीन को खोद के पता कर रहे थे कि कहाँ पे क्या है, तो इनको यहाँ पे फायर अल्टर्स मिला है। फायर अल्टर्स का मतलब होता है जहाँ पे हवन कुंड किया जाता होगा राजाओं के द्वारा, बड़े बड़े महान महान लोगों के द्वारा। तो इस प्रकार का हवन कुंड भी यहाँ पे देखने को मिला है। इससे ये पता चलता है कि उस समय पे पूजा पाठ भी भयंकर तरीके से किया जाता था, हवन कुंड वगैरह भी किया जाता था। अगला हमारा है मोहनजोदारो, हड़प्पा एंड लोथल हैड एलेबरेट स्टोर हाउसेस। यहाँ तक के जो हम लोग बात करें मोहनजोदारो, हड़प्पा, लोथल, जिस तरीके से हड़प्पा हमारा एक शहर है, मोहनजोदारो भी एक शहर है, लोथल भी एक शहर था उस समय पे, इसीलिए हमने कहा कि शहर बहुत सारे पाए गए हैं, लेकिन जो सबसे पहला शहर पाया गया वो कौन सा? हड़प्पा, फिर मोहनजोदारो, फिर लोथल, और भी फिर बाद में छोटे छोटे शहर और भी खोजे गए हैं, लेकिन सबसे पुराना कौन है? हड़प्पा है। ठीक है, ध्यान रखना है। तो मोहनजोदारो में, हड़प्पा में और लोथल में, इन सभी जगहों पर बहुत बड़े बड़े स्टोर हाउस भी पाए गए हैं। स्टोर हाउस का मतलब जहाँ पे अनाज वगैरह को इकट्ठा किया जाता था, इस प्रकार के भी वहाँ पे पाए गए हैं। इससे ये पता चलता है कि आज से 4700 साल पहले भी लोग अनाजों को इकट्ठा करके रखते थे ताकि आगे फ्यूचर में इसका इस्तेमाल किया जा सके। तो इस तरीके से पूरा हमारा सिटी उस समय पे डेवलप हुआ करता था। ये टॉपिक हुआ हमारा कंप्लीट। नेक्स्ट टॉपिक है हाउसेस, ड्रेन्स एंड स्ट्रीट्स, जिसको हम लोग अपने अगले वाले क्लास में डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं हम लोग अपने अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। आज का टॉपिक होगा हाउसेस, ड्रेन्स एंड स्ट्रीट्स। हम लोगों ने पिछले वाले क्लास तक दो अलग अलग इम्पॉर्टेंट सिटीज़ के बारे में पढ़ चुके हैं, जिसमें हमारा सबसे पहले था हड़प्पा, उसके बाद फिर हम लोगों ने पढ़ा था मोहनजोदारो के बारे में। यानी कि इंडिया में पाया जाने वाला सबसे पुराने शहरों में से ये दो शहर हैं जिसके बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। पहला हमारा हड़प्पा था जो कि 4700 साल पहले हुआ करता था, लेकिन इसका हम लोग खोज किए थे आज से 150 साल पहले, ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो ये हड़प्पा हमारा पहला ऐसा इंडिया का शहर था जो कि इंडिया में एग्जिस्ट करता था आज से 4700 साल पहले। उसके बाद दूसरा एक और शहर था हमारे पास जो हड़प्पा के बाद खोजा गया, वो है मोहनजोदारो। ये मोहनजोदारो भी हड़प्पा के जैसा ही एक और इम्पोर्टेंट शहर है, सिटी है इंडिया के अंदर, जो कि आज से काफ़ी लंबे समय पहले पाया जाता था। ठीक ना, चलिए, तो ये दोनों इम्पोर्टेंट शहर्स के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट उसके बाद फिर कालीबंगन और लोथल, ये भी दो इम्पोर्टेंट शहर हैं जो खोजे गए हैं इन दोनों के बाद, मोहनजोदारो और हड़प्पा के बाद इसका भी खोज किया गया है। तो ये अलग अलग प्रकार के सिटीज़ हमारे सामने हैं जिसका खोज किया गया है, और इससे हम लोगों को यह आइडिया लगता है कि इंडिया में बहुत पुराने शहर भी हुआ करते थे। ठीक ना, चलिए, आज हमारा जो मेन टॉपिक है वो है हाउसेस, ड्रेन्स एंड स्ट्रीट्स। मतलब इन प्रकार के पुराने शहरों में जैसे हड़प्पा, मोहनजोदारो, कालीबंगन, लोथल, इन प्रकार के शहरों में घर किस प्रकार का हुआ करता था, ड्रेन्स यानी कि नाला कैसा होता था,
स्ट्रीट्स यानी कि सड़क कैसा होता था, मतलब इन प्रकार के शहरों में घर, सड़क, नाला, इस प्रकार की चीज़ें कैसे बनाए रहते थे, किस प्रकार से बनता था, इन्हीं सब चीज़ों के बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हाउसेस के बारे में कि आखिर हाउसेस उस समय का किस प्रकार का हुआ करता था, यानी कि घर। पहला पॉइंट है हाउसेस वेयर मेड ऑफ ब्रिक्स एंड मड। देखो आज से बहुत समय पहले के बारे में बात हो रहा है, लगभग 4000, 4500, 4700 इस प्रकार के समय के बारे में बात हो रहा है। तो आज से काफ़ी लंबे समय के बारे में बात हो रहा है। तो उस समय पे जो घर था वो ज़्यादातर जो घर थे वो ईंटों से बना होता था। आपके मन में सवाल होगा कि सर आज से इतना साल पहले क्या ईंटा बनाया जाता था? बिल्कुल बनाया जाता था, बल्कि आज से अच्छा क्वालिटी का ईंटा बनाया जाता था, ईंट ब्रिक जिससे घर बनता है ना। तो उस समय के अधिकतर घर जो थे वो ईंटों से बना होता था और उसमें मिट्टी का भी हम लोगों को अंश दिखता था। मतलब कहने का है कि आज से बहुत समय पहले यदि बात करें हम लोग हड़प्पा का, मोहनजोदारो का, तो वहाँ पे जो घर वगैरह बने होते थे वो ईंटें और मिट्टियों से बना होता था ज़्यादातर। क्या इस प्रकार का अपार्टमेंट जैसा बिल्डिंग आज आपको दिखता था उस समय पे? जैसा आज अपार्टमेंट है, मॉल है, इस प्रकार का उस समय पे नहीं हुआ करता था, क्योंकि उतना हमारे पास रिसोर्स नहीं था, टेक्नोलॉजी नहीं था। तो हम लोग, और सबसे बड़ी बात उतना पॉपुलेशन भी नहीं था, तो हम लोग उतना बड़ा बड़ा बिल्डिंग नहीं बनाते थे, बना भी नहीं पाते, क्योंकि हमारे पास उतना रिसोर्स और टेक्नोलॉजी नहीं था। तो उस समय पे जो अधिकतर घर हुआ करते थे, मोहनजोदारो, हड़प्पा के जो घर हुआ करते थे, अधिकतर वो ईंटों और मिट्टियों से बना होता था। ठीक है, अगला, हाउसेस वेयर आइदर 1 और 2 स्टोरीज हाई। घर जनरली 1 तल्ला या फिर 2 तल्ला का होता था। 3 तल्ला का जो घर है वो बहुत ही कम पाया गया है। मतलब 2 मंजिला तक बिल्डिंग यहाँ पे पाए गए हैं, 3 मंजिला वाला बिल्डिंग नहीं पाया गया है, क्योंकि 3 मंजिला थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा हो जाता है और उस समय पे इतना बड़ा बिल्डिंग बनाने का हमारे पास कोई टेक्नोलॉजी, कोई आइडिया नहीं था। आज तो हम लोग 20-25 मंजिला भी बिल्डिंग बना लेते हैं, 40-50 मंजिला बिल्डिंग भी बना लेते हैं, क्योंकि आज हमारे पास टेक्नोलॉजी है, तो आज हम लोग बना लेते हैं। लेकिन उस समय पे ज़्यादातर जो घर पाए गए हैं हड़प्पा में, मोहनजोदारो में, वो या तो 1 मंजिला या फिर 2 मंजिला पाया गया है। कहने का मतलब 1 मंजिला और 2 मंजिला दोनों प्रकार के घर वहाँ पे पाए गए हैं, विथ रूम्स बिल्ड अराउंड कॉर्टयार्ड, और रूम भी पाए गए हैं। मतलब क्या होता था, कहने का मतलब यहाँ पे सिंपल सा है, जैसे आज के ज़माने में आप गांव जाएंगे ना, तो गांव में आपको कैसा घर दिखता है? गांव में आपको घर दिखता है कि बीच में आंगन होता है, बीच में आंगन होता है, उसके चारों तरफ से रूम बना होता है। इस प्रकार का घर हड़प्पा में पाया गया है, मोहनजोदारो में भी पाया गया है। मतलब 2 मंजिला बिल्डिंग, 1 मंजिला बिल्डिंग तो होता ही था, लेकिन उस घर के बीच में आंगन हुआ करता था और उस आंगन के चारों तरफ घर बने हो, मतलब रूम बने होते थे। आप सिंपल सा ऐसे समझिए कि चारों तरफ से रूम बना हुआ है और बीच में आंगन है। इस प्रकार के घर हड़प्पा और मोहनजोदारो में बहुत सारे पाए गए हैं और आंगन के चारों तरफ रूम पाए गए हैं। और कितना मंजिला बिल्डिंग होता था? या तो 1 मंजिला या फिर 2 मंजिला बिल्डिंग। उसके बाद मोस्ट हाउसेस हैड अ सेपरेट बाथिंग एरिया एंड सम हाउसेस हैड देयर ओन वेल्स टू सप्लाई वाटर। बहुत सारे ऐसे घर हड़प्पा और मोहनजोदारो में पाए गए हैं जिनका अपना नहाने का एरिया होता था। जैसे पहले के ज़माने में क्या था ना कि हर कोई अपने अपने घर में नहीं नहाते थे, बल्कि जाके गंगा जी में, यानी कि नदी में, तालाब में, पोखर में नहाते थे। लेकिन हड़प्पा और मोहनजोदारो में जो घर पाए गए हैं उसमें ऐसा मतलब उसमें ऐसा पता चला है, हड़प्पा ज़्यादातर जो घर है हड़प्पा में और जो मोहनजोदारो में जो घर पाए गए हैं, अधिकतर घर के पास अपना खुद का बाथिंग एरिया है। मतलब कि अपने घर के अंदर ही उनका पूरा का पूरा शौचालय, नहाने का जगह है ना, सब कुछ वहाँ पे बना हुआ पाया गया है। इसका मतलब आप यहाँ से ये समझ सकते हैं कि आज से इतना साल पहले ही लोग इतना ज़्यादा हाइजीन पे ध्यान दिया करते थे, यानी कि साफ़ सफाई पे ध्यान दिया करते थे, कि वो लोग अपने ही घर में शौच, नहाना, सब कुछ वो लोग अपने घर में कर लेते थे। एंड सम हाउसेस हैड देयर ओन वेल्स टू सप्लाई वाटर। और कुछ घर ऐसे भी पाए गए हैं जिनका अपना घर में खुद का कुआं हुआ करता था, कुआं जिससे पहले पानी निकाला जाता था। आज तो हमारे पास हैंडपंप है, मोटर हम लोग लगाते हैं और पानी आराम से घरों में आ जाता है। लेकिन उस समय पे ज़्यादातर घरों में खुद का उनका नहाने का एरिया हुआ करता था, शौच करने का एरिया, यानी कि शौचालय वगैरह, नहाने वगैरह का भी सारा पूरा एरिया का व्यवस्था होता था।
ओवरऑल कहने का मतलब है कि हर घर में अपना खुद का नहाने का जगह होता था। और कुछ ऐसे भी घर थे मोहनजोदारो हड़प्पा में जिनका अपना खुद का कुआं हुआ करता था। और वो कुआं क्यों होता था? ताकि पानी के लिए बाहर ना जाना पड़े, नदी में तालाब में ना जाना पड़े। ये घरों का हालात था हड़प्पा में और मोहनजोदारो में। ठीक है, आगे ड्रेन्स यानी कि नाला कैसा होता था, इसको आप ध्यान से देखिए। ये आपको नाला मतलब इसमें बगल बगल से आपको यहाँ पे दिखेगा नाला, या ये नाला है बगल में, और इसमें सड़क भी है। खैर आपको दिखाते हैं, समझ में ज़्यादा आएगा। पहला पॉइंट इसमें लिखा हुआ है कि द ड्रेन्स वेयर ऑल्सो लेड आउट दैट द वाटर फ्रॉम बाथिंग एरियाज एंड किचन्स ड्रेन्ड इनटू नैरो ड्रेन्स विच लेटर ज्वाइन इनटू लार्जर ड्रेन्स। अब जैसे देखो, इतना सारा घर है मोहनजोदारो में, हड़प्पा में, और हर घर में अपना खुद का नहाने का एरिया है, शौचालय का पूरा व्यवस्था है। तो उन सारे घरों से पानी निकल के पहले आता था छोटे नाले में, फिर वो छोटा नाला जाके मिलता था बड़े नाले में, और फिर वो बड़े नाला का पानी बाहर में जाके, शहर के बाहर जाके उसको डाल दिया जाता था। इस प्रकार का अरेंजमेंट हम लोग आज भी अपने शहरों में देखते हैं। जैसे हमारे गली मोहल्ले में नाला होता है, उस नाले में पानी कहाँ से आता है? हमारे घरों से पानी आता है। कहने का मतलब सिंपल सा है कि हमारे गली मोहल्ले में जो नाला है, उस नाले में पानी आता है हमारे घरों से। आप ये भी बोल सकते हैं कि हमारे घरों का जो हमारे घरों का जो पानी है, किचन का है ना, वॉशरूम का, नहाने का एरिया का, वो सारा का सारा पानी जाता है पहले छोटे नाला में, फिर वो छोटा वाला नाला बड़े नाले में मिलता है, फिर वो बड़ा वाला नाला जाके हमारे शहर से बाहर जाके सारे गंदे पानी को बहा देता है। इस प्रकार का अरेंजमेंट आपको यहाँ भी देखने को मिलता था। जैसे ये आप देख पा रहे होंगे, ये अलग अलग प्रकार का स्ट्रक्चर है नाला का। एक ये वाला एरिया है जहाँ पे आप नाला साफ साफ देख पा रहे होंगे, और नाला के बगल में सड़क भी है। तो ये हो गया नाला, ये नाला है, फिर से ये सड़क है जिस पे इंसान चल सकता है, फिर बीच में नाला है, फिर यहाँ पे सड़क है, फिर इधर नाला है। मतलब नाला और सड़क दोनों का व्यवस्था बहुत बढ़िया मोहनजोदारो और हड़प्पा में किया गया था, जिससे पानी निकलने का दिक्कत ना हो और लोगों को चलने में भी कोई दिक्कत ना हो। तो ये अरेंजमेंट है वहाँ पे नालों का। ठीक है, तो यही बात यहाँ पे लिखा हुआ है कि द ड्रेन्स वेयर सो लेड आउट दैट द वाटर फ्रॉम बाथिंग एरियाज एंड किचन्स ड्रेन्ड इनटू नैरो ड्रेन्स विच लेटर ज्वाइंड इनटू लार्जर ड्रेन्स। तो नाला का भी व्यवस्था वहाँ पे अच्छा बना हुआ था। उस नाले में सबसे पहले पानी जो आता था वो हमारे घरों से, किचन से, जो कि उस समय पे मोहनजोदारो में और हड़प्पा में घर हुआ करता था, उन सभी घरों से नाला मतलब नहाने का पानी, किचन का पानी, वॉशरूम का पानी, सारा का सारा पानी पहले छोटे नाले में, फिर बड़े नाले में, और फिर जाके बड़ा नाला शहर से बाहर कर देता था गंदे पानी को। इस तरीके का अरेंजमेंट वहाँ पे बना हुआ था। एट मैनी प्लेसेस इंस्पेक्शन होल्स वेयर प्रोवाइडेड टू क्लीन देम। कई सारे जगहों पर, अच्छा यहाँ पे तो नाला ना आपको खुला दिख रहा है, जिसे आप बीच में देखेंगे तो खुला आपको नाला दिख रहा है, इधर भी आप देखेंगे तो खुला नाला है, लेकिन एक्चुअली में नाला खुला नहीं होता था, ये नाला ढका होता था, और बीच बीच में कहीं कहीं पर होल बनाया हुआ होता था। जैसे आज भी आप देखेंगे जो नाला होता है, नाला को बनाने के बाद उसको ढक दिया जाता है, ढकने के बाद कहीं कहीं पर नाले के ऊपर छोटा छोटा होल बनाया जाता है, और उसी होल से नाले को साफ़ किया जाता है। ये आज भी अरेंजमेंट आप देखने को मिलता है हम लोगों को, और उस समय पर भी ये चीज़ हुआ करता था। और वो होल को बेसिकली एक ढक्कन से ढक देते हैं। जैसे आज भी आप देखेंगे गवर्नमेंट जब भी कोई नाला बनवाती है तो नाला बनवा के उसके ऊपर उसको ढकवा देती है पूरा, है ना, पत्थर से, पाट से उसको ढकवा देती है। ढकवा देने के बाद बीच बीच में कहीं कहीं पर नाले के ऊपर वो छोटा छोटा होल खोल के छोड़ देता है, और उस होल के ऊपर वो एक ढक्कन लगा देते हैं सरकार, ताकि यदि फ्यूचर में कभी नाला साफ़ करना पड़े तो उस ढक्कन से इंसान नीचे घुसेगा और पूरे नाले को साफ़ कर देगा। और वो सबसे बड़ा काम एक चीज़ और के लिए करता है कि बरसात का पानी सारा उसी होल से नाले में चल जाता है। तो ये अरेंजमेंट आज हम लोग देखते हैं, लेकिन इसका शुरुआत सोचो आज से 4700 साल पहले हो चुका था। समझ रही है बात? मतलब कि नाला बनाना है, नाला को बनाने के बाद उसको ऊपर से ढक देना है, ढकने के बाद कहीं कहीं पर इंस्पेक्शन होल बना देना है, मतलब कि यदि नाला वगैरह जाम हो जाए, है ना, नाला में कुछ खराबी आ जाए तो उस होल से ही उसको ठीक कर दिया जाए। तो ये सिस्टम उस समय पे चलता था आज से 4700 साल पहले, जिसका अंश हम लोग आज भी देखते हैं
और आज भी जो नाला बनता है वो इसी मॉडल पे बनता है। ये नाले का पूरा सिस्टम हो गया। उसके बाद है स्ट्रीट्स का, यानी कि सड़कों का। तो सड़क भी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए थोड़ा सड़क के बारे में भी बात कर लेते हैं। ये वहाँ का पाया जाने वाला कुआं है, जो कि लगभग बहुत कम घर में पाया जाता था। मतलब कुआं जो जैसे आज आप देखेंगे ना, तो आज का जो कुआं का साइज है इससे डबल ट्रिपल होता है। बहुत बड़ा कुआं का साइज होता है आज, लेकिन उस समय पे कुएं का साइज इतना छोटा हुआ करता था। तो सोचिए इसको खोदने में कितना मेहनत लगा होगा, बहुत कारीगरी का काम इसमें लगाया गया है। तो नाला आपने देख लिया मोहनजोदारो का कैसा होता है, सड़क भी आपने देख लिया। तो ये है वहाँ का पूरा नाला कुआं का सिस्टम, जो कि वहाँ पे बहुत घरों में तो नहीं, लेकिन कुछ कुछ घरों में नाला भी पाया जाता था। अगला है स्ट्रीट्स, यानी कि सड़क। द टाउन प्लानर्स ऑफ दोज टाइम्स had made straight roads crossing each other at right angles and thus dividing the city into blocks। उस समय पे जो मोहनजोदारो और हड़प्पा के शहर को डिजाइन करने वाले जो लोग थे, मतलब कि जिन्होंने शहर को डिजाइन किया है, उन्होंने बहुत ही सोच समझ के यहाँ की सड़कों को बनाया है। उन्होंने ऐसा सड़क बनाया है कि बिल्कुल लेफ्ट राइट से बिल्कुल सड़क जा रहा होगा एक सड़क, और दूसरा सड़क बिल्कुल नॉर्थ और साउथ से आ रहा होगा। मतलब कि दोनों सड़क एक दूसरे को 90 डिग्री पे बिल्कुल बीचों बीच काटेगा, और इससे क्या होगा, पूरा का पूरा शहर 4 हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा। मतलब एक रास्ता, यानी कि एक रास्ता पूरा का पूरा बनाया जाएगा नॉर्थ से साउथ की ओर बिल्कुल सीधा ऊपर से नीचे, और दूसरा रास्ता बनाया जाएगा बिल्कुल ईस्ट से वेस्ट, इस तरीके का। ये दोनों एक दूसरे को कट करेगा कहाँ पे, बिल्कुल बीचों बीच कट करेगा, 90 डिग्री पे कट करेगा। इससे क्या होता था, पूरा का पूरा शहर 4 हिस्सों में डिवाइड हो जाता था। इस तरीके का वहाँ पे शहर मतलब कि सड़क बनाया जाता था। ये पूरा का पूरा अरेंजमेंट आपने पढ़ा कि मोहनजोदारो और हड़प्पा में घर, नाला, सड़क किस प्रकार का हुआ करता था। तो ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। चलिए आगे बढ़ करते हैं। अगला है हमारा लाइफ इन दिस सिटी। इन प्रकार के शहरों में लाइफ किस प्रकार का हुआ करता था। लाइफ का मतलब हो गया कि जीवन किस तरीके से चलता था। थोड़ा सा हम लोग इसके जीवन के बारे में भी बात कर लेंगे कि आखिर मोहनजोदारो, हड़प्पा इतना पुराना शहर है, तो इतने पुराने शहरों में लोग कैसे रहते थे, डेली का उनका एक्टिविटी क्या होता था। चलिए थोड़ा उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। पहला पॉइंट है हड़प्पन सिटी वॉज अ वेरी बिजी प्लेस। देखो हम लोगों ने ये बात किया है कि जो हड़प्पा है वो सबसे पहला खोजा जाने वाला पहला शहर है। ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं पहले भी, और अभी भी कर ही रहे हैं कि हड़प्पा जो है वो सबसे पहला पाया जाने वाला शहर है। तो हड़प्पा बहुत ही बिजी शहर है, क्योंकि उस समय पे शहर बहुत कम होता था, चुनिंदा, मतलब बहुत कम शहर होते थे। जैसे एक शहर हो गया आपका हड़प्पा, मोहनजोदारो, तो शहर बहुत कम थे। तो जितने भी शहर उस समय पर रहे होंगे, तो ऑब्वियस बात है शहर जितने भी रहे होंगे गांव के मुकाबले तो शहर का संख्या कम ही रहा होगा। तो शहर कम थे, जिसके वजह से वो शहर बहुत ज़्यादा बिजी हो जाता था, क्योंकि किसी भी लोगों को कुछ भी खरीदना होता था तो उसी शहर में वो पहुंच जाते थे। ओवरऑल कहने का यहाँ पे मतलब ये है कि हड़प्पा जैसा शहर बहुत ही बिजी शहर हुआ करता था। आगे उसके बाद दीज वेयर पीपल हु प्लान्ड द कंस्ट्रक्शन ऑफ स्पेशल बिल्डिंग्स इन दिस सिटी। मतलब हड़प्पा इतना बिजी शहर था कि इसको कैसे डिज़ाइन करना है, यहाँ के सड़क कैसे होंगे, यहाँ के नाले कैसे होंगे, यहाँ के बिल्डिंग कैसे होंगे, इसको बहुत ही ज़्यादा सोच समझ के बनाया गया है। हड़प्पा का पूरा जो डिजाइनिंग किया गया है वो बहुत ही ज़्यादा सोच समझ के किया गया है। यहाँ के शहर दिखने में कैसे लगेंगे, बिल्डिंग कैसे होंगे, नाला कैसे बनेगा, सड़क कैसे बनेगा, सब कुछ सोच समझ के बनाया गया है। इसका मतलब आप ये कह सकते हैं कि हड़प्पा को ऐसे ही डिजाइन नहीं कर दिया गया है। हड़प्पा हो गया, मोहनजोदारो हो गया, इन सबको सोच समझ के डिजाइन किया गया है। आगे दीज वेयर द रूलर्स सेंड पीपल टू डिस्टेंट लैंड्स टू गेट मेटल, प्रीशियस स्टोन्स एंड अदर थिंग्स दैट दे वांटेड। और हड़प्पा के, मोहनजोदारो के जो राजा हुआ करते थे, वहाँ के राजा बड़ी शौकीन होते थे। वो राजा हमेशा समय समय पर अपने अपने लोगों को अलग अलग जगह भेजते रहते थे कि जाओ और वहाँ का फेमस चीज़ हमारे लिए लेकर आओ। जैसे मान लीजिए राजा का मन किया किसी को भेजने का कि जाओ दूसरे जगह जाओ और वहाँ का अच्छा सा मेटल लेकर आओ,
है ना, प्रीशियस स्टोन्स यानी कि महंगा महंगा पत्थर लेकर आओ और ऐसा ऐसा चीज़ लेकर आओ जो राजा को पसंद है। कहने का मतलब है कि मोहनजोदारो और हड़प्पा जैसे शहर में जो राजा राज करते थे वो लोग बड़ा शौकीन आदमी होते थे। तो वो अपने अपने लोगों को अलग अलग जगह समय समय पर भेजते रहते थे कि जाओ और वहाँ से जो अच्छा अच्छा चीज़ होगा वहाँ का वो हमारे लिए लेकर आओ। तो इस प्रकार का वहाँ के राजा का शौक हुआ करता था। आगे, these were scribes, people who knew how to write, who helped to prepare the seals and wrote on the materials। मोहनजोदारो हड़प्पा जैसे जगह पे पढ़े लिखे लोग भी हुआ करते थे। स्क्राइब्स का मतलब होता है वो लोग जो पढ़ लिख सकता है। जो लोग पढ़ लिख सकते थे हड़प्पा मोहनजोदारो में, वो लोग मोहर बनाते थे और राजा के लिए भी मोहर मतलब जहाँ पे कहीं स्टैम्प आ जानते ना, कोई चीज़ का स्टैम्प लगाना होता है, तो वो लोग स्टैम्प वगैरह बनाने का जो काम था वो पढ़े लिखे लोगों का ही है, क्योंकि पढ़े लिखे लोग ये सब काम कर सकते हैं। और पढ़े लिखे लोग जो है वो राजा के लिए भी काम करते थे, क्योंकि राजा अपने बारे में बहुत ज़्यादा लिखवाते रहते थे। तो लिखने का काम किसका है? स्क्राइब्स का है। स्क्राइब्स मतलब जो पढ़े लिखे लोग हैं। तो राजा के दरबार में, या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि मोहनजोदारो हड़प्पा जैसे जगहों पे पढ़े लिखे लोगों का भी कोई कमी नहीं था। तो वो लोग पढ़े लिखे लोग जो थे वो राजा के लिए काम करते थे, राजा के लिए लिखते थे, पढ़ते थे, है ना। यहाँ तक कि वो लोग मुहर भी बनाया करते थे। मुहर का मतलब हो गया कोई चीज़ छापना हो तो मुहर बना के छापते थे, या फिर राजा को अपना मुहर बनवाना हो तो राजा का मुहर भी यही सब बनाता था पढ़े लिखे लोग, यानी कि स्टैम्प को कहते हैं हम लोग मुहर। ठीक है, आगे उसके बाद देयर वेयर मेन एंड वोमेन एंड क्राफ्ट पर्सन्स मेकिंग ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स आइदर इन देयर ओन होम्स और इन स्पेशल वर्कशॉप्स। यहाँ पे पुरुष और महिलाएं जो हुआ करते थे मोहनजोदारो और हड़प्पा के, यहाँ के महिला और पुरुष भी बड़ा ट्रेंड होते थे। मतलब ट्रेंड का मतलब हो गया कि इन लोगों को अलग अलग प्रकार की चीज़ें भी बनाने को आता था। तो कई सारे महिलाएं, कई सारे पुरुष तो मिट्टी के बर्तन हो गए, दिया हो गया, मोमबत्ती हो गया, मतलब छोटा मोटा चीज़ जो है ये लोग अपने घरों में ही बना लेते थे, या फिर कई बार ये लोग किसी खास वर्कशॉप यानी कि दुकान पे भी जाके दूसरे के लिए काम करते थे। ओवरऑल कहने का यहाँ पे तात्पर्य ये है कि मोहनजोदारो हड़प्पा में ऐसे भी महिलाएं पुरुष थे जिनको कि अलग अलग प्रकार के चीज़ें बनाने आते थे, जैसे मिट्टी का बर्तन, मिट्टी का घड़ा, मिट्टी का सुराही, मिट्टी का गुल्लक, इन प्रकार के चीज़ें वो लोग बनाया करते थे। या तो वो लोग अपने घरों में ही बना लेते थे कई सारे, या फिर कई सारे तो दूसरे के लिए जाके उसके दुकान पे बनाते थे। मतलब कि ये लोग दूसरे के लिए भी काम करते थे। उसके बाद पीपल वेर ट्रैवलिंग टू डिस्टेंट लैंड्स और रिटर्निंग विथ रॉ मटेरियल्स एंड स्टोन्स। बहुत सारे लोगों को तो अपने अपने चीज़ों को बनाने के लिए अलग अलग जगह भी जाना पड़ता था, और वहाँ से स्टोन्स मटेरियल्स जो उनको लाना होता था वो लेकर आते थे और अपने अपने जगह पे आके सामानों को बनाते थे। ओवरऑल यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जो महिला जो पुरुष क्राफ्ट में क्राफ्ट करते थे, कुछ अलग प्रकार के चीज़ें बनाते थे, तो वो लोग अपने बनाने के चीज़ों को तलाशने के लिए अलग अलग जगह भी जाते रहते थे। कहने का मतलब यहाँ पे यह है कि बहुत सारे महिलाएं पुरुष जो है वो एक्टिव हुआ करते थे उस समय पे अलग अलग प्रकार के चीज़ों को बनाने के लिए, और उन प्रकार के चीज़ों को बनाने के लिए जहाँ भी जाना पड़ता था वो लोग आराम से जाते थे और वहाँ से सामान को लेकर आते थे और बनाते थे, मार्केट में बेचते थे, पैसा कमाते थे, अपना घर परिवार चलाते थे। ठीक है, अगला, मैनी टेराकोटा टॉयज हैव बीन फाउंड हियर। बहुत सारे टेराकोटा टॉयज भी यहाँ पे पाए गए हैं। टेराकोटा टॉयज मतलब मिट्टी का बना हुआ खिलौना भी बहुत सारा पाया गया है। यहाँ पे ये बने हुए जो मिट्टी के खिलौने हैं, ऐसा बहुत सारा मिट्टी का खिलौना पाया गया है, और इस मिट्टी के खिलौने को बना के वहाँ के लोग मार्केट में बेचते थे। छोटे छोटे बच्चे उसको मेले में यानी कि फेस्टिवल वगैरह में खरीदते थे और उनसे उनका घर परिवार चलता था। तो इस प्रकार का जो मिट्टी का खिलौना है, इस प्रकार के मिट्टी के खिलौने भी उस समय पे महिलाएं पुरुष दोनों बना के मार्केट में बेचा करते थे, और छोटे छोटे बच्चे उनको खरीदते थे, तो उनसे उनका घर परिवार चलता था, है ना। इस प्रकार के भी चीज़ें यहाँ पे पाए गए हैं। तो ऐसे ही पूरा का पूरा मोहनजोदारो हड़प्पा इन प्रकार के शहरों में जीवन चलता था लोगों का। इस तरीके से हो गया हमारा टॉपिक कंप्लीट। नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा जो कि डिस्कस करेंगे हम लोग अपने अगले क्लास में, वो होगा न्यू क्राफ्ट्स इन दिस सिटी। तो मिलते हैं हम लोग अपने अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने वाले हम लोग न्यू क्राफ्ट्स इन दिस सिटी।
अब ये जो शहर है हमारे पास, मोहनजोदारो, हड़प्पा, है ना, कालीबंगन, लोथल, इन प्रकार के शहरों में किस प्रकार का क्राफ्ट मिलता था, ये हम लोग डिस्कस करेंगे। एक क्राफ्ट, एक टॉय तो हम लोगों ने पिछले क्लास में देख लिया कि वो कैसा था, टेराकोटा टॉय जिसको हम लोग कहते हैं, जो कि किसका बना होता था, मिट्टी का बना होता था। तो बहुत सारे महिलाएं पुरुष उस समय पे मिट्टी के बने हुए खिलौने मार्केट में बेचते थे और छोटे छोटे बच्चे उसको खरीदते थे, उनको अच्छा लगता था, है ना। तो और भी इसमें हम डिस्कस करेंगे कि और भी इन प्रकार के शहरों में, इस प्रकार के सिटी में और किस किस प्रकार का क्राफ्ट बनता था, क्या क्या फेमस था। आइए थोड़ा सा उसके बारे में बात कर लेते हैं। पहला पॉइंट इसमें लिखा हुआ है कि आर्कोलॉजिस्ट हैव बीन फाउंड मैनी थिंग्स इन हड़प्पन which are made of stone, shell and metal including copper, bronze, gold and silver। मतलब जब हड़प्पा के बारे में, मोहनजोदारो के बारे में, इन सारे जगहों के बारे में जब हमारे आर्कोलॉजिस्ट लोग यानी कि साइंटिस्ट लोग जब रिसर्च कर रहे थे, खोज रहे थे, तो इन सारे जगहों पर उन लोगों को बहुत सारे ऐसे क्राफ्ट मिले हैं, बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्ट मिले हैं जो कि अलग अलग चीज़ों से बना हुआ होता था। ठीक है, जैसे किससे किससे बना होता था, स्टोन से, सेल से, मेटल में यदि बात करें तो कॉपर, ब्रॉन्ज, गोल्ड, सिल्वर, मतलब महंगे महंगे मेटल से भी बने हुए ऑब्जेक्ट्स हड़प्पा के साइट्स में, मोहनजोदारो के साइट्स पे मिले हैं। ओवरऑल यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जब हमारे साइंटिस्ट, आर्कोलॉजिस्ट लोग मोहनजोदारो के बारे में, हड़प्पा के बारे में रिसर्च कर रहे थे, जमीन को खोद के पता लगा रहे थे कि और यहाँ पे क्या क्या मिल सकता है, तो उन लोगों को काफ़ी सारा चीज़ बना हुआ यहाँ पे मिला है, जो कि सोना का, चांदी का, तांबा का, पीतल का, अलग अलग प्रकार की चीज़ें मिले हैं। यहाँ तक कि पत्थर का भी बना हुआ ऑब्जेक्ट यहाँ पे मिले हैं। कॉपर एंड ब्रॉन्ज वेर यूज टू मेक टूल्स, वेपन्स, ऑर्नामेंट्स एंड वेसल्स। कॉपर का और ब्रॉन्ज का इस्तेमाल किया जाता था उस समय पे टूल्स बनाने के लिए, यानी कि औजार बनाने के लिए, हथियार बनाने के लिए, वेपन्स मतलब हथियार, ऑर्नामेंट्स मतलब गहना, और वेसल्स मतलब बर्तन भी बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। जरा सोचो, आज कॉपर और ब्रॉन्ज कितना महंगा है, मतलब आज कॉपर और ब्रॉन्ज इतना ज़्यादा महंगा है कि हम लोग उसको अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, और उस समय पे कॉपर और ब्रॉन्ज का ही टूल्स, वेपन्स, ऑर्नामेंट्स मतलब कि औजार, हथियार, है ना, फिर से गहना, बर्तन, ये सब इन्हीं सब चीज़ों का बना होता था। तो कॉपर और ब्रॉन्ज का इन सभी चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता था। गोल्ड और सिल्वर का इस्तेमाल किस चीज़ के लिए होता था, देख लेते हैं। गोल्ड एंड सिल्वर वेयर यूज टू मेक ऑर्नामेंट्स एंड वेसल्स। मतलब कि गोल्ड और सिल्वर का ज़्यादातर जो इस्तेमाल है वो ऑर्नामेंट्स और वेसल्स के लिए किया जाता था, मतलब कि गहना और छोटे मोटे बर्तन को बनाने के लिए गोल्ड और सिल्वर का इस्तेमाल किया जाता था। ठीक है, थोड़ा सा और देखते हैं इसके बारे में और क्या लिखा गया है। द हड़प्पन्स ऑल्सो मेड सील्स आउट ऑफ स्टोन। सील्स का मतलब होता है मोहर, स्टैंप जिसको आप बोल सकते हैं। तो हड़प्पा के लोगों ने मोहर भी बनाया है, मतलब कि स्टैंप भी बनाया है, वो भी पत्थर का बनाया है। दीज आर जनरली रेक्टेंगुलर एंड यूजुअली हैव एन एनिमल कार्व्ड ऑन देम। और ज़्यादातर जो मोहर होता था, जो स्टैंप होता था, जो पत्थर के बने होते थे, वो अधिकतर रेक्टेंगल शेप का होता था और उसके ऊपर एक एनिमल का पिक्चर बना होता था। ओवरऑल यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि हड़प्पा में जितने भी स्टैंप पाए गए हैं, जितने भी मोहर पाए गए हैं, वो पत्थर के बने हुए हैं, पहला बात। दूसरा बात, वो रेक्टेंगल के शेप का है, और तीसरा बात, उसके ऊपर एक एनिमल का पिक्चर बना होता था, उसके ऊपर एक एनिमल का पिक्चर भी बना होता था। उसके बाद दी हड़प्पन्स ऑल्सो मेड पॉट्स विथ ब्यूटीफुल ब्लैक डिजाइंस। हड़प्पा के लोग पॉट्स भी बनाते थे। पॉट्स का मतलब घड़ा बनाते थे वो लोग, और घड़ा का इस्तेमाल ज़्यादातर उस समय पे पानी को इकट्ठा करने के लिए, अनाज को स्टोर करने के लिए, या फिर कोई महंगा चीज़ है तो उसको घड़ा में रखने के लिए इस्तेमाल वो लोग करते थे। तो बहुत सारे जगहों पर, हड़प्पा के अंदर बहुत सारे जगहों पर ऐसे बहुत सारे सुंदर सुंदर पॉट्स बने हैं, मिले हैं, घड़ा मिला है जिसके ऊपर ब्लैक डिज़ाइन बना हुआ है, यानी कि काला रंग का डिज़ाइन अलग अलग बना हुआ है, और ऐसा घड़ा मिला है वहाँ पे, बहुत सारे मिले हैं। उसके बाद कॉटन वाज ग्रोन एट मेहरगढ़ फ्रॉम अबाउट 7000 ईयर्स अगो। मेहरगढ़ जो कि हड़प्पा में ही पड़ता है, मतलब उसके आसपास के एरिया को भी आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं।
तो कॉटन वाज ग्रोन एट मेहरगढ़ फ्रॉम अबाउट 7000 ईयर्स अगो। सोचो, आज से 7000 साल पहले से ही कॉटन का खेती हो रहा है और लोग कॉटन के कपड़े को इस्तेमाल कर रहे हैं। और हड़प्पा के ऊपर जब रिसर्च किया गया, हड़प्पा को जब खोजा गया, जब उसके ऊपर आर्कोलॉजिस्ट लोगों ने पता लगाया तो पता चला कि यहाँ पे कॉटन के भी कपड़े लोग पहनते थे, मतलब कि कॉटन का बना हुआ कुछ अंश उन लोगों को वहाँ पे मिला है। तो यहाँ से आप ये आइडिया लगा के बोल सकते हैं कि हड़प्पा में कॉटन का इस्तेमाल खूब होता था। आइए उसके बाद है, आर्कोलॉजिस्ट हैव फाउंड एविडेंस दैट पीपल मेड क्लॉथ फ्रॉम कॉटन। मतलब बहुत सारे एविडेंस मिले हैं, बहुत सारे ऐसे सबूत मिले हैं हड़प्पा में, जिससे ये पता चलता है कि हड़प्पा के लोग कॉटन का कपड़ा भी बना के पहनते थे। किसका कपड़ा? कॉटन का कपड़ा भी बना के वो लोग पहनते थे। मतलब ऐसा एविडेंस मिला है, ऐसा कुछ सबूत मिला है वहाँ पे हमारे आर्कोलॉजिस्ट लोगों को, जो रिसर्च वगैरह करते रहते हैं, जिससे ये आइडिया लगता है कि वहाँ के लोग, हड़प्पा के लोग कॉटन का कपड़ा पहनते थे और कॉटन का कपड़ा वो लोग ज़्यादा पसंद करते थे उस समय पे। ठीक है, आगे, एक्चुअल पीसेस ऑफ क्लॉथ वेयर फाउंड अटैच टू द लीड ऑफ अ सिल्वर वेस एंड सम कॉपर ऑब्जेक्ट्स एट मोहनजोदारो। मतलब कि एकदम कपड़ा का कुछ टुकड़ा पाया गया है मोहनजोदारो में, वो भी सिल्वर वेस, यानी कि जो सिल्वर का थोड़ा सा छोटा बर्तन होता है वो उसमें लपेटा हुआ। सोचो, तो एक्चुअल पीसेस ऑफ क्लॉथ वेयर फाउंड अटैच टू द लीड ऑफ अ सिल्वर वेस एंड सम कॉपर ऑब्जेक्ट्स एट मोहनजोदारो। मतलब कि कॉपर का ऑब्जेक्ट्स और सिल्वर का ऑब्जेक्ट्स, इन दोनों के साथ अटैच मिला है हम लोगों को कॉटन का कपड़ा, जिससे ये साफ पता चलता है कि मोहनजोदारो के लोग कॉटन के बने हुए कपड़े का भी इस्तेमाल करते थे, यानी कि कॉटन का कपड़ा वो लोग ज़्यादा पहनते थे, इस्तेमाल करते थे। ठीक है, उसके बाद फिर मोहनजोदारो में मिला है, हड़प्पा में मिला, दोनों जगह पे मिला है। उसके बाद है, आर्कोलॉजिस्ट हैव ऑल्सो फाउंड स्पिंडल वॉल्स मेड ऑफ टेराकोटा एंड फेंस। दीज वेयर यूज टू स्पिन थ्रेड। यानी कि एक प्रकार का ये चरखा टाइप होता है, इस प्रकार का भी स्पिंडल वॉल्स का मतलब यहाँ पे चरखा टाइप का ऑब्जेक्ट है, ये भी यहाँ पे पाया गया है, जो कि मेड ऑफ टेराकोटा, मतलब कि थोड़ा बहुत उसमें मिट्टी का भी अंश दिख जाता है। ओवरऑल आप कह सकते हैं कि मिट्टी का चरखा ऐसा वहाँ पे पाया गया है, जिसका इस्तेमाल उस समय पे धागा बुनने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। जैसे गांधी जी का आप चरखा देखे होंगे, वो लकड़ी का चरखा है। गांधी जी का जो चरखा है वो लकड़ी का चरखा है, लेकिन यहाँ पे जो चरखा पाया गया है कपड़ा, मतलब धागा को बुनने के लिए, वो थोड़ा सा मिट्टी का बना हुआ है। टेराकोटा मतलब मिट्टी का बना हुआ है। इस प्रकार का चरखा भी यहाँ पे पाया गया है, जिसका इस्तेमाल धागा को बनाने के लिए, धागा को बुनने के लिए किया जाता था। यहाँ पे जब आप बुक को पढ़ेंगे तो एक टर्म मिलेगा स्पेशलिस्ट। ये स्पेशलिस्ट क्या होता है, थोड़ा सा इसके बारे में ध्यान दे देते हैं, 2 ही पॉइंट है इसमें। स्पेशलिस्ट का मतलब होता है, आ स्पेशलिस्ट इज अ पर्सन हु इज ट्रेन टू डू ओनली वर्क, वन काइंड ऑफ वर्क। देखो, हर इंसान ना हर चीज़ में माहिर नहीं हो सकता, लेकिन हर इंसान किसी एक चीज़ में माहिर जरूर होता है। तो जो आदमी जिस चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा जानता है, बहुत ज़्यादा उसके बारे में जानकारी रखता है, उस इंसान को हम लोग कह देते हैं स्पेशलिस्ट। जैसे कोई ऐसा आदमी होता है जो पेंटिंग बहुत अच्छा करता है, तो उसको स्पेशलिस्ट बोल देंगे। कोई ऐसा आदमी जो कि ड्राइविंग बहुत अच्छा करता है, तो उसको स्पेशलिस्ट बोल देंगे। कोई ऐसा आदमी है जो कि मैथ बहुत अच्छा बनाता है, मैथ, तो उसको स्पेशलिस्ट बोल देंगे। कहने का मतलब है कि एक ऐसा इंसान जो किसी एक काम को बहुत अच्छे तरीके से कर सकता है, उसको हम लोग कह देते हैं स्पेशलिस्ट। क्या बोल देंगे? स्पेशलिस्ट बोल देंगे। स्पेशलिस्ट में हैव बीन बोथ मेन एंड वुमेन। और जरूरी नहीं है कि स्पेशलिस्ट हमेशा महिलाएं ही होंगे या पुरुष होंगे। स्पेशलिस्ट जो है वो महिला और पुरुष दोनों हो सकते हैं। समझ रही है बात? कहने का मतलब स्पेशलिस्ट का मतलब होता है कि एक ऐसा महिला या फिर एक ऐसा पुरुष जो किसी एक काम को अच्छे तरीके से कर सकता है। तो ये हो गया हमारा स्पेशलिस्ट वाला टर्म कंप्लीट। इस तरीके से हमारे टॉपिक कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा इन सर्च ऑफ रॉ मटेरियल्स, जिसको हम लोग अपने अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। मिलते हैं हम लोग अपने अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे हम लोग इन सर्च ऑफ रॉ मटेरियल्स। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कुछ इंपॉर्टेंट शहर के बारे में, जैसे हड़प्पा, मोहनजोदारो, धोलावीरा, लोथल, कालीबंगन, इन प्रकार के इंपॉर्टेंट शहर के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक और नए टॉपिक को। टॉपिक का नाम होगा इन सर्च ऑफ रॉ मटेरियल्स।
मतलब इन प्रकार के शहरों में किस प्रकार का रॉ मटेरियल पाया जाता था, उस रॉ मटेरियल से क्या क्या होता था, लोग क्या करते थे, किन प्रकार के कामों को करते थे, क्या क्या बनाते थे, इन पूरे चीज़ों के बारे में हम लोग इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। चलो आइए शुरू करते हैं। तो टॉपिक है हमारा इन सर्च ऑफ रॉ मटेरियल्स। रॉ मटेरियल्स के बारे में हम लोग पहले बात कर लेते हैं। 2 पॉइंट हेडिंग दे दीजिएगा, इन सर्च ऑफ रॉ मटेरियल्स, उसके नीचे एक छोटा सा हेडिंग देना है रॉ मटेरियल्स। हम लोग बात करेंगे कि रॉ मटेरियल्स किस प्रकार का यहाँ पे पाया जाता था। पहला पॉइंट है रॉ मटेरियल्स आर सबस्टांसेस दैट आर आइदर फाउंड नेचुरली सच एज वुड और ओर्स ऑफ मेटल्स और प्रोड्यूस्ड बाय फार्मर्स और हर्डर्स। दीज आर देन प्रोसेस्ड टू प्रोड्यूस फिनिश्ड गुड्स। मतलब रॉ मटेरियल्स 2 प्रकार का पाया जाता था। नेचुरली, जो नेचर में अपने आप उग जाता है, जैसे लकड़ी हो गया, मेटल्स हो गया, ये सब। और दूसरा ऐसा रॉ मटेरियल जो कि इंसान बनाते थे, जैसे किसान, यानी कि फार्मर मतलब किसान, हर्डर्स मतलब जानवर वगैरह चराते हैं, ये लोग। अब सवाल है कि सर ये लोग रिसोर्स कैसे बनाते थे, रॉ मटेरियल कैसे बनाते थे। ये लोग बेसिकली खेती बाड़ी करते थे। तो खेती बाड़ी करना और अनाज को उगाना भी एक रॉ मटेरियल का ही एग्जाम्पल है। और हर्डर्स क्या करता है, हर्डर्स जानवर को पालता है। तो जानवर को पालना, उससे दूध निकालना, उस दूध निकाल के मार्केट में बेचना, पैसा कमाना, ये भी एक रॉ मटेरियल का ही जरिया है। तो बेसिकली रॉ मटेरियल 2 प्रकार से प्राप्त किया जाता था उस समय पे। पहला नेचुरली, जो नेचर में अपने आप मिल जाता था, जिसमें हमको कोई उतना ज़्यादा योगदान नहीं करना पड़ता था, जैसे लकड़ी, मेटल्स, ये इस प्रकार की चीज़ें। और ऐसा फिर दूसरा रॉ मटेरियल ऐसा जो कि इंसान बनाता था, जैसे किसान बनाता था अनाज, मतलब किसान अनाज उगाता था, तो वो भी एक रॉ मटेरियल हो गया। हर्डर यानी कि वैसे लोग जो कि गाय, भैंस, बैल, बकरी वगैरह चढ़ाते थे, तो ये भी उनके लिए एक रॉ मटेरियल था। तो ये रॉ मटेरियल हो गया जो कि इंसान खुद क्रिएट करता था, ठीक है। और फिर इसको बाद में प्रोसेस करके फिनिश्ड गुड बनाया जाता था। मतलब कि धान उगाया, गेहूँ उगाया, फिर उसको पिसवा के रोटी बनाना, चावल बनाना, ये सब फिर वो लोग अपना करते थे। मतलब कि पहले उगाते थे, फिर उसको प्रोसेस करके उसको फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट कर देते थे। फिनिश्ड गुड्स का मतलब हुआ आपने गेहूं का खेती किया, फिर गेहूं को आपने आटा में कन्वर्ट कर दिया, तो वो हो गया हमारा आटा, एक फिनिश्ड गुड का एग्जाम्पल हो गया। तो ओवरऑल यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि रॉ मटेरियल 2 प्रकार का उस समय पे पाया जाता था, नेचुरली और मैन मेड। नेचुरली में आ गया आपका लकड़ी, मेटल्स, ये सब, और मैन मेड में आ गया आपका चावल, दाल, गेहूँ, है ना। फिर से जानवर मैन मेड नहीं है, लेकिन जानवर को पाला जाता था, तो जानवर का संख्या बढ़ता था, तो ये भी हमारा मैन मेड में भी आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद है फॉर एग्जाम्पल कॉटन इज प्रोड्यूस्ड बाय फार्मर्स यानी कि किसान कॉटन का खेती करते थे, तो वो एक हमारा रॉ मटेरियल का एग्जाम्पल हो गया। इज अ रॉ मटेरियल दैट मे बी प्रोसेस टू मेक क्लोथ। तो यदि हम लोग बात करें रॉ मटेरियल का, तो जो किसान उगाते थे वो कॉटन का खेती होता है, तो किसान कॉटन को उगाते थे और फिर उसी कॉटन से कपड़ा बनता था। तो ये हो गया रॉ मटेरियल के बारे में। उसके बाद फिर कुछ और पॉइंट भी लिखे गए हैं, आइए थोड़ा उसके बारे में बात कर लेते हैं। आइटम्स सच एज कॉपर्स, टीन, गोल्ड, सिल्वर एंड प्रीशियस स्टोन्स हड़प्पन्स वेयर ब्राउड फ्रॉम डिस्टेंट प्लेसेस। मतलब कि जैसे हम लोग यदि आइटम्स का बात करें, जैसे कॉपर का, टीन का, गोल्ड का, सिल्वर का और कुछ महंगे पत्थरों के बारे में यदि हम लोग बात करें, तो हड़प्पा के लोग इन प्रकार के कीमती चीज़ों को दूसरे जगह से भी अपने यहाँ पे लाते थे। जो बहुत ज़्यादा अमीर लोग थे वो लोग अपने घरों में रखने के लिए, पहनने के लिए लाते थे, और जो व्यापारी लोग थे जो खरीद बिक्री का काम करते हैं, खरीदना बेचना, वो लोग दूसरे शहर से, दूसरे बहुत दूर जगह से महंगे चीज़ों को लाते थे और हड़प्पा के मार्केट में महंगे दाम में बेचते थे और प्रॉफिट कमाते थे, ठीक है। उसके बाद दे गॉट कॉपर फ्रॉम प्रेजेंट डे राजस्थान एंड फ्रॉम ओमान इन वेस्ट एशिया। मतलब वो लोग कॉपर लाते थे, आज जिसको हम लोग राजस्थान बोलते हैं ना, तो उस समय पे राजस्थान में कॉपर बहुत मिलता था, तो ये लोग कॉपर को राजस्थान से लाते थे और ओमान से भी लाते थे। ओमान कहाँ पड़ता है भाई, वेस्ट एशिया में पड़ता है, समझ रही है बात। मतलब कि एशिया का वेस्ट हिस्से में ओमान पड़ता है, वहाँ से ये लोग महंगे पत्थर, गोल्ड, सिल्वर, ये सब लाते थे और हड़प्पा के मार्केट्स में बेचते थे, प्रॉफिट कमाते थे। उसके बाद थोड़ा और बात करें तो टीन हैव बीन ब्राउड फ्रॉम प्रेजेंट डे अफगानिस्तान एंड मिक्सड विद कॉपर टू प्रोड्यूस ब्रॉन्ज। टीन ये लोग लाते थे अफगानिस्तान से, तो जो अफगानिस्तान आप आज देखते हैं उसी अफगानिस्तान से
ये लोग टीन लाते थे और टीन के साथ कॉपर को मिलाते थे, फिर जाके ये लोग ब्रॉन्ज बनाते थे। मतलब कि टीन लाएंगे ये लोग कहाँ से? अफगानिस्तान से, पहला बात। दूसरा बात, अफगानिस्तान से टीन लाने के बाद ये लोग उसमें कॉपर मिला के ब्रॉन्ज बना देते थे। तो कॉपर और टीन को मिला के ब्रॉन्ज ये लोग बनाते थे। उसके बाद गोल्ड हैव बीन ब्राउड फ्रॉम प्रेजेंट डे कर्नाटका। कर्नाटका जिसको आप देखते हैं, जो कि थोड़ा सा साउथ इंडिया में पड़ता है, तो कर्नाटका से ये लोग गोल्ड लाते थे। ठीक है, आइए थोड़ा और बात करते हैं। प्रीशियस स्टोन हैव बीन ब्राउड फ्रॉम प्रेजेंट डे गुजरात, ईरान एंड अफगानिस्तान। और महंगे महंगे पत्थर ये लोग लाते थे गुजरात से, जो कि हमारे इंडिया में ही पड़ता है, एक स्टेट है। ईरान अलग कंट्री है, हमारे इंडिया में नहीं है लेकिन बाहर है। ईरान और अफगानिस्तान, तो यहाँ से ये लोग महंगे महंगे पत्थर लेकर आते थे। तो ये पूरा का पूरा बात हो गया हमारे रॉ मटेरियल्स का। कोई दिक्कत इसमें? समझ में आई टॉपिक पूरी तरीके से? चलिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फूड फॉर पीपल इन दी सिटीज़। हम लोगों ने बात कर लिया रॉ मटेरियल के बारे में, अब थोड़ा बात कर लेते हैं फूड के बारे में कि आखिर हड़प्पा के लोग, मोहनजोदारो के लोग, इस प्रकार के शहरों के लोग भोजन में क्या खाते थे, कैसे भोजन को उगाते थे, कहाँ से लाते थे, उसका इंतजाम कैसे करते थे, इन तमाम प्रकार के चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। और टॉपिक का नाम है फूड फॉर पीपल इन दी सिटीज़। इस प्रकार के शहरों में भोजन का क्या व्यवस्था था, थोड़ा सा इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। पहला पॉइंट इसमें बोला गया कि मैनी पीपल लिव्ड इन दी सिटीज, अदर लिविंग इन द कंट्री साइड एंड ग्रू क्रॉप्स एंड रियर्ड एनिमल्स। देखिए, बहुत लोग शहरों में भी रहते थे, जैसे हड़प्पा, मोहनजोदारो, ये सब शहर था। तो बहुत लोग शहरों में भी रहते थे और बहुत लोग गाँवों में भी रहते थे। तो जो लोग, अच्छा एक बात बताइए, क्या शहरों में खेती करना पॉसिबल है? नहीं, शहरों में आप खेती नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे खाली ज़मीन तो होता ही नहीं है। जैसे हम लोग बात करें अपना पटना का, पटना एक इम्पॉर्टेंट शहर है हमारे पूरे बिहार का, बिहार का राजधानी पटना है ना, कैपिटल है। तो क्या पटना में आप खेती कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। लेकिन पटना का जो गांव का इलाका है, पटना के आसपास, जो पटना के बाहर आप निकलेंगे तो जो गांव पड़ता है, जैसे दीघा, बिहटा, है ना, फिर पालीगंज, इस प्रकार का जो जगह है, फिर से आप इधर देखेंगे तो फतवा, मोकामा, ये सब जो आसपास का जगह है पटना के, तो वो ग्रामीण इलाका है, वहाँ पे आप खेती बाड़ी कर सकते हैं। तो वही यहाँ पे बोला गया है कि बहुत से लोग शहरों में भी रहते थे, तो बहुत से लोग गाँवों में भी रहते थे। लेकिन खेती का बात करें तो खेती केवल और केवल गाँवों में होता था, और जानवर वगैरह भी सबसे ज़्यादा पाला जाता था गाँवों में ही। शहरों में भी जानवर पाले जाते हैं लेकिन ना के बराबर, मतलब बहुत कम। तो ज़्यादातर जो खेती करना, जानवर को पालना, ये सब कहाँ होता था? गाँवों में होता था, गाँव में। ठीक है, आगे फार्मर्स मतलब जो लोग खेती बाड़ी करेंगे, और हर्डर्स का मतलब जो जानवर को पालेंगे, देख रेख करेंगे, ये हो गया हर्डर्स। तो फार्मर्स एंड हर्डर्स इन द कंट्री साइड सप्लाइड फूड टू क्राफ्ट पर्सनस, स्क्राइब्स एंड रूलर्स इन दी सिटीज। ओवरऑल कहने का मतलब है कि जो गांव के किसान थे, जो गांव के हर्डर थे, जो जानवर को पालते वगैरह थे, खेती बाड़ी करते थे, वो लोग गाँवों में जानवर को पालते थे, दूध निकालते थे और मार्केट में आके लोगों को बेचते थे। उसी प्रकार से जो किसान थे गाँवों में खेती करते थे, अनाज को उगाते थे और फिर उस अनाज को बोरी में पैक करके मार्केट में आके बेचते थे। ओवरऑल कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि शहरों में खेती करना, जानवर को पालना, ये सब नहीं होता था। होता कहाँ था फिर? गाँवों में। गाँवों में बहुत अच्छी तरीके से खेती भी होता था, जानवर को पाला भी जाता था। तो ये सारा काम कहाँ होता था? गाँवों में होता था। तो वो लोग गाँव से अनाज को लेके आते थे, शहर बेचते थे और शहर के लोग उसको खरीदते थे। उसी प्रकार से गांव से वो लोग दूध लेकर आते थे, शहर में बेचते थे और शहर के लोग खरीदते थे। तो पूरा का पूरा जो शहर चल रहा है वो किसके बदौलत चल पा रहा है बताओ? गांव की वजह से चल पा रहा है। अनाज भी आ रहा है गांव से ही, दूध भी आ रहा है गांव से ही, साग सब्जी, फल फूल, जो कुछ भी है सब कुछ गाँव से ही आ रहा है, क्योंकि शहर में आप किसी प्रकार का खेती, जानवर वगैरह पाल नहीं सकते हैं, खेती बाड़ी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जगह ही नहीं होता है ना। आगे, हड़प्पन्स ग्रू वीट, बार्ली, पल्सेस, पीज, राइस, सीसम, लिंसीड एंड मस्टर्ड। सोचिए, हड़प्पा के लोग इतने सारे चीज़ों का खेती करते थे, वीट, बार्ली, पल्सेस, पीज, राइस, सीसम, लिंसीड एंड मस्टर्ड। कहने का मतलब चावल, अच्छा यहाँ पे ना चावल भी है, ठीक है, मतलब चावल, दाल, गेहूँ, इस प्रकार के चीज़ें को ये लोग उगाते थे। ओवरऑल आपको यहाँ पे यह समझाया जा रहा है कि हड़प्पा के लोग खेती बाड़ी भी अच्छे तरीके से करना जानते थे, तभी तो यहाँ पे इतने सारे अनाज उगाए जा रहे हैं। देखो, वीट, बार्ली, पल्सेस, पीज, राइस, सीसम, लिंसीड, मस्टर्ड, इतने सारे अनाज उगाए जा रहे हैं। तो
तो हड़प्पा के लोगों को खेती करने का भी पूरा आइडिया है। उसके बाद दी प्लग, प्लग का मतलब क्या होता है? हल, जिससे पहले खेत को जोतते थे। लेकिन आज देखा जाए तो हल का इस्तेमाल नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि आज आ चुका है ट्रैक्टर, और ट्रैक्टर ही पूरा काम कर देता है अपना, है ना। द प्लग मेड ऑफ वुड वॉज यूज टू डिग द अर्थ फॉर टर्निंग द सॉइल एंड प्लांटिंग सीड्स। तो उस समय पे खेत को जोतने के लिए, मतलब कि खेतों में जो मिट्टी है उसको कोड़ने के लिए लकड़ी के बने हुए हल का इस्तेमाल किया जाता था, और उससे खेत को जोतना, मतलब खेत को जोतते थे और फिर उसके ऊपर खेती वगैरह लोग करते थे, सीड्स वगैरह लगाते थे, ठीक ना। तो यह उस समय पे हमारे पास ट्रैक्टर नहीं था, आयरन का हल नहीं था, तो हम लोग लकड़ी का हल बनाते थे और उसी लकड़ी के हल से खेत को जोतते थे, मतलब खेत के मिट्टी को कोड़ते थे और फिर उसके ऊपर खेती वगैरह अपना करते थे, ठीक है। लेकिन आज का बात करें तो आज तो हमारे पास मशीन है, ट्रैक्टर है, ट्रैक्टर से सब काम हो जाता है आज। उसके बाद हैवी रेनफॉल डज नॉट रिसीव इन दिस रीजन बट सम फॉर्म्स ऑफ इरिगेशन हैव बीन यूज्ड। ये जो जगह है हमारा हड़प्पा, मोहनजोदारो, इन प्रकार के जगहों पे ना ज़्यादा बारिश नहीं होता था। क्यों नहीं होता था बारिश? क्योंकि इन सभी इलाकों में उतना ज़्यादा हरियाली, मतलब हरा भरा इलाका नहीं होता था। समझेगा ध्यान से, मतलब कि मोहनजोदारो, हड़प्पा, इन प्रकार के जगहों पे ज़्यादा बरसात भी कभी नहीं होता था। लेकिन बरसात नहीं होता था, लेकिन इसके बावजूद खेतों में पानी डालने का सुविधा यहाँ पे था। हम लोगों ने पहले पढ़ा है ना, खेतों में पैसे कैसे पानी डालते थे भाई? खेतों में पहले पानी डालते थे कुआं से, मतलब बारिश होता था, बहुत कम होता था, और ज़्यादातर जो पानी खेतों में डालते थे वो कुएं से डालते थे, ठीक है। इट मीन्स दैट वाटर वॉज स्टोर्ड एंड सप्लाइड टू द फील्ड्स व्हेन द प्लांट्स वेयर ग्रोइंग। होता क्या था ना यहाँ पे, यदि मान लीजिए कि एक बार बरसात हुआ तो उस बरसात के सारे पानी को ये लोग गड्ढे में इकट्ठा कर लेते थे। क्यों कर लेते थे? क्योंकि इन लोगों को पता था कि अभी बारिश हुआ है, क्या पता अगला बारिश कब हो कब ना हो, कोई पता नहीं, मतलब कि अगला बारिश कब होगा उसका कोई गारंटी नहीं होता था। तो जब भी बारिश हल्का फुल्का भी होता था तो ये लोग पानी को इकट्ठा कर लेते थे गड्ढा में, ठीक है। तो यहाँ पे आप ये कह सकते हैं कि पानी का थोड़ा कमी था, लेकिन पानी का कमी होने के बावजूद यहाँ पे खेती बहुत अच्छा होता था। और खेतों में पानी कैसे डालते थे? थोड़ा बहुत कुआं से, और थोड़ा बहुत जो बरसात हुआ, हालांकि बरसात होता बहुत कम था, लेकिन जितना भी होता था उस बरसात के पानी के लोग गड्ढे में इकट्ठा कर लेते थे और फिर बाद में उसी पानी को खेतों में डालते थे। तो पानी कम होने के बावजूद भी देखो यहाँ पे कितने अच्छे तरीके से पानी को बचाया भी जा रहा है और उसका खेतों में इस्तेमाल भी किया जा रहा है। तो बहुत अच्छा यहाँ के लोगों को मैनेजमेंट आता था। उसके बाद है दी हड़प्पन्स रियर्ड कैटल, सीप, गॉड एंड बफेलो। और हड़प्पा के लोग अलग अलग प्रकार के जानवर को भी पालते थे, जैसे गाय, बैल, भैंस, बकरी, है ना, इस प्रकार के भेड़िया, इस प्रकार के जानवरों को भी हड़प्पा के लोग पाला करते थे। मतलब कि जानवर का भी वहाँ पे कोई कमी नहीं था। खेती बाड़ी तो खैर होता ही था। देखो खेती कितने चीज़ों का हो रहा है भाई, बहुत सारी चीज़ों का हो रहा है। वीट, बार्ले, पल्सेस, पीज, राइस, सीसम, लिनसीड, मस्टर्ड, इतने प्रकार के चीज़ों का खेती हो रहा है। उसके बाद फिर यहाँ के लोग जानवर भी पाल रहे हैं, कैटल, सीप, गॉड, बफेलो, ये सभी जानवर ये लोग पाल रहे हैं। तो ओवरऑल यहाँ पे जानवर का भी कोई कमी नहीं है और खेती बाड़ी का भी कोई कमी नहीं है, मतलब अनाज का कोई कमी नहीं था। उसके बाद है इन द ड्राई समर मंथ्स एनिमल्स वेर टेकन ग्रेटर डिस्टेंसेस इन सर्च ऑफ ग्रास एंड वाटर। लेकिन बात करें गर्मी के महीने में, तो गर्मी के महीने में यहाँ पे घास भी नहीं होता था, क्योंकि गर्मी से सारा घास सूख जाता था, और गर्मी के समय में यहाँ पे बरसात भी नहीं होता था। तो हड़प्पा के लोग अपने सारे जानवरों को लेकर बहुत दूर चले जाते थे, ऐसे जगह पर जहाँ पे गर्मी में भी बरसात होता हो और गर्मी में भी हरा भरा घास होता हो। तो वैसे वैसे जगह पे ये लोग अपने जानवरों को लेके चले जाते थे, ताकि जानवर इसका जिंदा रहे, और जानवर से ही इनका घर परिवार चलता था। तो बताओ फिर पहले इसको ये बचाएगा किसको? जानवर को ही बचाएगा, है ना। तो वही बात यहाँ पे लिखा गया है कि गर्मी के महीने में ये लोग अपने जानवरों को लेके बहुत दूर चले जाते थे, ताकि जानवर को हरा भरा घास मिलता रहे, पानी मिलता रहे, क्योंकि इनको पता था जानवर जिंदा रहेगा तो हमारा घर परिवार चल पाएगा। क्योंकि जानवर से ही ये लोग दूध निकालते थे और मार्केट में बेचते थे और प्रॉफिट कमाते थे, पैसा कमाते थे, घर परिवार इनका चलता था। उसके बाद दे ऑल्सो कलेक्टेड फ्रूट्स लाइक बर, कॉच, फिश एंड हंटेड वाइल्ड एनिमल्स लाइक द एंटीलॉप। यहाँ तक कि ये लोग फ्रूट्स वगैरह भी इकट्ठा करते रहते थे खाने पीने के लिए, मछली भी पकड़ते थे, यहाँ तक के जानवरों का भी शिकार करते थे, जैसे एंटीलॉप। इस प्रकार के जानवर का भी ये लोग शिकार करते थे और जानवर को मार के खाते थे।
तो इस प्रकार से पूरा का पूरा भोजन का व्यवस्था हड़प्पा में बना हुआ था। कोई दिक्कत इसमें? समझ में आ गया दोनों टॉपिक? चलिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्लोजर लुक हड़प्पन टाउन्स इन गुजरात। हम लोग बात करेंगे अगला टॉपिक, गुजरात में भी कुछ हिस्सा हड़प्पा का पड़ता है, उसके बारे में बात करेंगे लेकिन अगले वाले क्लास में। तो मिलते हैं हम लोग अपने अगले क्लास में। थैंक यू वेरी मच। आज का टॉपिक है अ क्लोजर लुक हड़प्पन टाउन्स इन गुजरात। हम लोग डिस्कस करने वाले हैं गुजरात के अंदर हड़प्पा का कुछ हिस्सा आज भी पाया जाता है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए हम लोग पढ़ रहे हैं कुछ इंपॉर्टेंट शहर के बारे में, जिसमें हमारा हड़प्पा है, मोहनजोदारो है, लोथल है, कालीबंगन है। ये अलग अलग इंपॉर्टेंट शहर उस समय पर पाया जाता था। तो हड़प्पा तो आज पूरी तरीके से पाकिस्तान में पड़ता है, लेकिन हड़प्पा का कुछ हिस्सा जो है आज हमारे गुजरात में भी पड़ता है। फिर आपके मन में सवाल होगा कि सर हड़प्पा का कुछ हिस्सा गुजरात में कैसे पड़ता है? देखिए जब ये सिटी हुआ करता था तब इंडिया पाकिस्तान सब एक हुआ करता था, है ना। तो आज जो पाकिस्तान का बॉर्डर है, यदि आप इंडिया के मैप में ध्यान से देखेंगे तो पाकिस्तान का बॉर्डर हमारे गुजरात के बॉर्डर के साथ शेयर होता है। मतलब कि गुजरात और पाकिस्तान का बॉर्डर दोनों एक साथ है, यदि आप ध्यान से देखेंगे तो इससे साफ पता चलता है कि हड़प्पा का आज ज़्यादातर हिस्सा भले पाकिस्तान में है, लेकिन उसका कुछ हिस्सा आज हमारे इंडिया में भी पड़ता है, जैसे गुजरात में। ठीक है, क्यों ऐसा होता है? क्योंकि गुजरात हमारा जस्ट पाकिस्तान के बगल में है। मतलब कि गुजरात का बॉर्डर और पाकिस्तान का बॉर्डर दोनों एक जगह पर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हड़प्पा आज ज़्यादातर हड़प्पा का हिस्सा जो है वो पाकिस्तान में है, लेकिन उसका कुछ हिस्सा हमारे गुजरात में भी देखने को मिलता है। गुजरात में कहाँ पे देखने को मिलता है? धोलावीरा में देखने को मिलता है। धोलावीरा हमारे गुजरात में है और ये जगह का नाम है जहाँ पे हड़प्पा का कुछ हिस्सा देखने को मिलता है। कहाँ पे? गुजरात के धोलावीरा में। तो आइए थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं गुजरात के धोलावीरा में जो हड़प्पा का कुछ अंश देखने को मिलता है, कुछ हिस्सा देखने को मिलता है, उसके बारे में क्या खास बात है। पहला पॉइंट है, द सिटी ऑफ धोलावीरा वॉज लोकेटेड ऑन खादिर बैत इन द रन ऑफ कच्छ। रन ऑफ कच्छ हमारे गुजरात में पड़ता है। तो रन ऑफ कच्छ के पास एक छोटा सा जगह है खादिर बैत, वहीं पे हमारा धोलावीरा पड़ता है। तो ध्यान रखिएगा, रन ऑफ कच्छ हमारे गुजरात में पड़ता है और गुजरात के मतलब रन ऑफ कच्छ में छोटा सा जगह है खादिर बैत, और खादिर बैत में ही हमारा पड़ता है धोलावीरा। तो आप यहाँ पे कह सकते हैं कि धोलावीरा बहुत ही छोटा सा जगह है जो कि गुजरात में पाया जाता है। वेयर देयर वॉज फ्रेश वाटर एंड फर्टाइल लैंड, और धोलावीरा जहाँ पे आज पड़ता है हमारे गुजरात में, वहाँ पे अच्छा खासा फ्रेश पानी भी है और फर्टाइल सॉइल भी, यानी कि ऐसा मिट्टी है जो कि बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ है, मतलब उसके ऊपर आप आराम से खेती कर सकते हैं। तो ओवरऑल यहाँ पे आपको लोकेशन बताया जा रहा है धोलावीरा का, कि धोलावीरा जो है रन ऑफ कच्छ के पास एक जगह है खादिर बैत, वहीं पे हमारा धोलावीरा पड़ता है और धोलावीरा में साफ पीने का पानी भी है, तो फर्टाइल सॉइल भी है, यानी कि उपजाऊपन वाला मिट्टी भी है। ठीक है, वहाँ पे अच्छा खासा खेती आज होता है। धोलावीरा वॉज डिवाइडेड इंटू 3 पार्ट्स। धोलावीरा को आज हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। ईच पार्ट वॉज सराउंडेड विथ मैसिव स्टोन वॉल्स विथ एंट्रेंसेज थ्रू गेटवेज। यानी कि धोलावीरा में धोलावीरा को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है और तीनों का तीनों पार्ट एकदम बड़े बड़े पत्थरों के दीवारों से घिरा हुआ है और तीनों पार्ट के पास अपना अलग दरवाज़ा है। अलग अपना क्या है? दरवाज़ा है। इससे ये साफ पता चलता है कि जो धोलावीरा है वो 3 पार्ट में डिवाइडेड है और तीनों पार्ट को यदि आप ध्यान से देखेंगे तो लंबे लंबे बड़े बड़े दीवार दिखते हैं जो कि पत्थरों से बना हुआ दीवार है। और उन तीनों प्रकार के पार्ट्स के पास, मतलब कि 3 पार्ट्स में धोलावीरा को डिवाइड किया गया है और वो तीनों पार्ट्स का जो डिवाइड मतलब जो वॉल है, जो दीवार है, बड़े बड़े पत्थरों से बना हुआ है और उस दीवार में बहुत अच्छा गेट भी देखने को मिलता है अंदर आने के लिए और बाहर जाने के लिए। ठीक है, तो अच्छा यहाँ पे आज भी अंश दिख जाता है हड़प्पा का, मतलब कि आपको देख के ऐसा लगेगा कि हाँ यहाँ पे पहले एक शहर रहा होगा, है ना। तो इस प्रकार का वहाँ पे सिस्टम देखने को मिलता है। There was also a large open area in the settlement where public ceremonies could be held. धोलावीरा में कुछ ऐसे भी जगह पाए गए हैं जो कि थोड़ा जगह बड़ा है, खाली है, जहाँ पे ये पता लगा मतलब ये हम लोग अनुमान लगाते हैं यहाँ पे कोई पब्लिक सेरेमनी होता होगा। पब्लिक सेरेमनी का मतलब हो गया कोई फेस्टिवल, कोई पर्व त्यौहार बनाया जाता होगा। इस प्रकार का खाली जगह भी देखने को धोलावीरा में मिला है। मतलब कि धोलावीरा जो हमारे आज गुजरात में पड़ता है, धोलावीरा में ऐसे भी जगह देखने को मिले हैं जो कि थोड़ा बड़ा जगह है और उस जगह से हम लोग ये आइडिया लगाते हैं कि उस जगह पे क्या होता होगा?
पब्लिक सेरेमनी, और पब्लिक सेरेमनी का मतलब होता है जो बड़े लेवल पे कोई पर्व त्यौहार मनाया जाता हो, जहाँ पे लोग इकट्ठा होते हो, इस प्रकार का वहाँ पे हम लोगों को अंश देखने को मिलता है। लार्ज लेटर्स ऑफ द हड़प्पन स्क्रिप्ट दैट वेयर कार्व्ड आउट ऑफ वाइट स्टोन। यहाँ पे धोलावीरा में ऐसे वाइट पत्थर भी देखने को मिलता है जिसके ऊपर कुछ कुछ लिखा हुआ पाया जाता है। मतलब कि आज धोलावीरा में जब हमारे आर्कियोलॉजी साइंटिस्ट जब धोलावीरा के बारे में रिसर्च कर रहे थे तो उनको वाइट पत्थर मिले हैं, और उस वाइट पत्थर के ऊपर कुछ कुछ भाषा में लिखा हुआ है कुछ कुछ चीज़, लेकिन वो भाषा इतना कठिन है कि हम लोग उसको आज पढ़ नहीं पाते हैं, समझ भी नहीं पाते, क्योंकि वो भाषा आज से बहुत ही पुराना भाषा था। कैसा भाषा था? बहुत पुराना भाषा है, आज से 4000-5000 साल पहले का भाषा है, तो हम लोग उसको कैसे समझ पाएंगे? नहीं समझ पाते। जनरली हड़प्पन राइटिंग हैज़ बीन फाउंड ऑन स्मॉल ऑब्जेक्ट सच एज सील्स। हड़प्पा के लोग लिखते थे लेकिन छोटे छोटे चीज़ों पे लिखा करते थे, जैसे छोटा मोहर हो गया, छोटा पत्थर हो गया, छोटा चट्टान हो गया, छोटा दीवार हो गया, इन प्रकार के चीज़ों पे हड़प्पा के लोग लिखते थे। और वो इस प्रकार का लिखा हुआ था कि उस समय के लोग ही केवल उसको पढ़ सकते थे। हम लोग आज पढ़ना चाहेंगे तो नहीं पढ़ पाएंगे, क्योंकि समझ ही नहीं आएगा भाषा, है ना। इस तरीके से हमारा धोलावीरा के बारे में कंप्लीट हुआ ये टॉपिक। तो धोलावीरा हमारा एक जगह है जो कि गुजरात में पाया जाएगा, और ये धोलावीरा हड़प्पा का ही एक छोटा सा पार्ट है। हालांकि हड़प्पा का ज़्यादातर पार्ट जो है वो पाकिस्तान में पड़ता है आज, लेकिन इसका कुछ हिस्सा हमारे गुजरात में भी पड़ता है। एग्जाम्पल के तौर पे धोलावीरा हमारा एक पार्ट हो गया हड़प्पा का, है ना। उसके बाद एक और हड़प्पा का पार्ट है जो कि है लोथल। आइए थोड़ा सा हम लोग लोथल के बारे में भी बात कर लेते हैं। द सिटी ऑफ लोथल लाइज बिसाइड अ ट्रिब्यूटरी ऑफ द साबरमती इन गुजरात क्लोज टू द गल्फ ऑफ खम्बत। अब समझिए होता क्या है। गुजरात में ना एक नदी बहती है, समझिएगा ध्यान से। गुजरात में एक नदी बहती है, नदी का नाम है साबरमती। साबरमती नदी का छोटा छोटा चैनल बना हुआ है, यानी कि साबरमती जो नदी है उसका अलग अलग चैनल बना हुआ है, अलग अलग डायरेक्शन में वो पानी गया है उस नदी का। तो उसी रास्ते में एक हमारा छोटा सा जगह पड़ता है, जगह का नाम है लोथल। कोई दिक्कत इसमें? और ये साबरमती कहाँ पड़ता है भाई? गल्फ ऑफ खम्बत के बिल्कुल नज़दीक पड़ता है। ओवरऑल आप इसको ऐसे समझिए कि गुजरात में साबरमती नदी है, साबरमती नदी के बगल में, मतलब साबरमती नदी का जो छोटा छोटा चैनल बना हुआ है, जिस रास्ते से साबरमती का पानी अलग अलग रास्ते में जाता है, उसी रास्ते में हमारा एक छोटा सा जगह पड़ता है जिसका नाम है लोथल। और ये साबरमती नदी जो है गल्फ ऑफ खम्बत के बिल्कुल करीब है, और गल्फ ऑफ खम्बत भी कहाँ है? गुजरात में ही है, सिंपल, ठीक है। तो लोथल भी हमारा एक हड़प्पा का छोटा सा पार्ट है जो कि गुजरात में पाया जाता है। उसके बाद है इट वॉज सिचुएटेड नियर एरियाज वेयर रॉ मटेरियल सच एज सेमी प्रीशियस स्टोन्स वेर इजिली अवेलेबल। लोथल ऐसा जगह है जहाँ पे आपको अच्छा पत्थर भी देखने को मिलता है, महंगा पत्थर भी देखने को मिलता है, और थोड़ा बहुत सस्ता पत्थर भी देखने को मिल जाता है। मतलब कि लोथल में यदि आप ध्यान से देखेंगे तो गुजरात का लोथल ऐसे जगह पे लोकेट करता है जहाँ पे आपको महंगा महंगा पत्थर देखने को मिल जाता है, ठीक है। और ऐसा पत्थर, जिस पत्थर का उस समय पे हड़प्पा के लोग अपने ज्वेलरी को बनाने के लिए इस्तेमाल करते थे। अच्छे अच्छे पत्थर, यानी कि महंगे महंगे पत्थर और चमकदार पत्थर आपको लोथल में आज देखने को मिल जाएगा। उसके बाद दिस वॉज एन इम्पॉर्टेंट सेंटर फॉर मेकिंग ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ स्टोन, सेल एंड मेटल। चूँकि लोथल में पत्थर खूब पाया जाता है, लोथल में पत्थर बहुत सारा पाया जाता है, अच्छे अच्छे पत्थर पाए जाते हैं, तो यहाँ पे पत्थर से, सेल से, मेटल से बने हुए ऑब्जेक्ट भी यहाँ पे देखने को मिलता है। और हड़प्पा के लोग अलग अलग प्रकार के ऑब्जेक्ट्स, अलग अलग प्रकार के टूल्स जो कि स्टोन से बनते थे, वो सब लोथल से बना के लेके अपने यहाँ पे जाते थे। मतलब आप यहाँ पे ये भी कह सकते हैं कि लोथल में अच्छा अच्छा पत्थर पाया जाता था, लोथल में अच्छा अच्छा पत्थर पाया जाता था। उस पत्थर से हड़प्पा के लोग ज्वेलरी, औजार, हथियार, ये सब वो लोग बनाते थे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है देयर वॉज ऑल्सो ए स्टोन हाउस इन दिस सिटी, मैनी सील्स एंड सीलिंग्स। सीलिंग्स का मतलब होता है द इम्प्रेशन ऑफ सील्स ऑन क्ले वेर फाउंड इन दिस स्टोर हाउस। लोथल में बहुत सारे स्टोर हाउस पाए गए हैं, और इस स्टोर हाउस में ऐसे चीज़ रखे जाते थे जो कि पत्थरों से बना हुआ होता था, है ना। और उस प्रकार के भी ऑब्जेक्ट पाए गए हैं जो कि क्ले के ऊपर अलग अलग प्रकार का आपको मोहर टाइप दिखता था, मतलब क्ले है उसके ऊपर अलग अलग प्रकार का चित्र, लिखावट, ये सब मिलता है। ओवरऑल यहाँ पे आपको ये कहा जा रहा है कि लोथल में स्टोर हाउस मिले हैं
जिस स्टोर हाउस में हड़प्पा के लोग, लोथल के लोग महंगे महंगे टूल्स, औजार, हथियार पत्थरों के बना के उसमें रखते थे। ठीक है, आगे। ऑल्सो अ वर्कशॉप वॉज फाउंड हियर फॉर मेकिंग बीड्स, पीसेस ऑफ स्टोन, टूल्स फॉर बीड मेकिंग एंड फिनिश्ड बीड्स हैव ऑल बीन फाउंड हियर। यहाँ पे वर्कशॉप भी मिला है। वर्कशॉप का मतलब होगा दुकान भी मिले हैं, जिस दुकान में महंगे महंगे पत्थरों के ज्वेलरी बनाए जाते थे। समझ में आ रही है बात? महंगे महंगे पत्थरों से टूल्स बनाए जाते थे, स्टोन से हथियार बनाए जाते थे। इस प्रकार के दुकान भी मिले हैं। मतलब कि हड़प्पा के जो छोटा सा पार्ट है लोथल, जो कि गुजरात में पड़ता है, यहाँ पे दुकान भी पाए गए हैं, जिस दुकान में छोटे छोटे पत्थर के अच्छे अच्छे ज्वेलरी, हथियार, है ना, औजार, ये सब भी देखने को मिला है। और स्टोर हाउस तो खैर बहुत सारे मिले हैं, जहाँ पे अच्छे अच्छे टूल्स को बना के लोग स्टोर करते थे और रखते थे, जमा करके रखते थे। ठीक है, चलो इस तरीके से हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा द मिस्ट्री ऑफ द एंड। अब ये जो हड़प्पा शहर है, मोहनजोदारो जो शहर है, ये आज नहीं दिखता है उस फॉर्म में जिस फॉर्म में आज से 4700 साल पहले ये हुआ करता था। तो आखिर हड़प्पा में, मोहनजोदारो में ऐसा क्या हुआ होगा कि ये शहर आज पूरी तरीके से तबाह हो चुका है? तो इसी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन अगले वाले क्लास में। तो मिलते हैं हम लोग अपने अगले क्लास में। थैंक यू वेरी मच। इस चैप्टर का सबसे लास्ट टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। टॉपिक का नाम है द मिस्ट्री ऑफ द एंड। देखिए, इस चैप्टर में हम लोगों ने ये तो समझ लिया कि हड़प्पा, मोहनजोदारो, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट सिटीज़ थे जो कि आज से 4700 4500 साल पहले पाए जाते थे। तो ये शहर था। इस शहर में लोग कैसे रहते थे, क्या खाते थे, क्या पहनते थे, है ना, अपना जीवन यापन, घर परिवार कैसे चलाते थे, ये हम लोग समझ चुके हैं। लेकिन अब हम लोग ये समझेंगे कि आज ये शहर है क्यों नहीं। मतलब जो शहर आज से इतना साल पहले इतना इम्पोर्टेंट शहर हुआ करता था, वो शहर हम लोगों को आज दिखता क्यों नहीं है, लोग यहाँ पे रहते क्यों नहीं है। तो आखिर इस प्रकार के शहर में हुआ ऐसा क्या हुआ कि लोग यहाँ पे रहना छोड़ दिए और ये शहर पूरी तरीके से बर्बाद हो गया, और आज ये शहर केवल और केवल एक खंडर के रूप में दिखता है। मतलब कि यहाँ का जो बिल्डिंग है, यहाँ के जो घर हैं, टूटा फूटा बस दिखता है आपको। तो आखिर ऐसा इस प्रकार के शहरों में क्या हुआ होगा? तो आइए, तो आज मतलब मोहनजोदारो, हड़प्पा जैसा पहले दिखता था आज से 4000 साल पहले, जहाँ पे लोग रहते थे, खुशहाली का जीवन जीते थे, इस प्रकार का शहर आपको आज नहीं दिखता है। यहाँ पे बस कुछ टूटे फूटे बिल्डिंग वगैरह दिखता है। तो वही समझेंगे कि आखिर इस शहर में ऐसा क्या हुआ कि लोग रहना बंद कर दिए और पूरा का पूरा शहर तबाह हो गया। तो आइए शुरू करते हैं, क्या है इसमें। देखो, around 3900 years ago people stopped living in many of these cities। यानी कि आज से 3900 साल पहले लोगों ने इस प्रकार के शहरों में रहना बंद कर दिया। क्यों बंद किया ये हम लोग आगे पढ़ेंगे, लेकिन आज से 3900 साल पहले लोगों ने हड़प्पा में, मोहनजोदारो में, जो शहर इंपॉर्टेंट हुआ करता था, इन प्रकार के शहरों में लोगों ने रहना बंद कर दिया। क्यों बंद किया, इसके पीछे क्या रीजन था, ये हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। राइटिंग, सील्स एंड वेट्स वे आर नो लॉन्गर यूज्ड। अब जब लोग रह ही नहीं रहे हैं तो यहाँ पे लिखा भी नहीं जाता था, अब सील्स भी इस्तेमाल नहीं होते थे, मतलब मोहर वगैरह भी नहीं बनाए जाते थे, वेट्स भी नहीं मेजर किया जाता था। मतलब ओवरऑल कहने का मतलब है, जो काम डेली हड़प्पा में, मोहनजोदारो में चलता था, वो काम अब यहाँ पे नहीं किया जा रहा है, क्योंकि लोग है ही नहीं, तो फिर करेगा कौन, है ना। ना ही लिखे जा रहे हैं किसी चीज़ के ऊपर, ना ही कोई मोहर बनाया जा रहा है, ना ही सामानों को तौला जा रहा है, मेजर किया जा रहा है, कुछ नहीं हो रहा अब यहाँ पे, क्योंकि शहर पूरी तरीके से हो चुका है खाली। तो आखिर और क्या हुआ इस शहर में? रॉ मटेरियल्स ब्राउड फ्रॉम लॉन्ग डिस्टेंसेस बिकेम रेयर। जहाँ पहले लोग हड़प्पा में, मोहनजोदारो में रॉ मटेरियल लाते थे, महंगे महंगे पत्थर, ज्वेलरी लाते थे एकदम बहुत दूर दूर शहर से, अब ये लोग नहीं ला रहे हैं। मतलब कि हड़प्पा में हम लोगों ने पढ़ा है ना कि हड़प्पा के लोग इम्पॉर्टेंट स्टोन, ज्वेलरी, गोल्ड, मेटल, सिल्वर, ये सब बहुत दूर दूर शहर से लाते थे, अलग अलग जगह से लाते थे, अफ़गानिस्तान से, कर्नाटका से, है ना, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। अफ़गानिस्तान, कर्नाटका, इन प्रकार के, ओमान, इन प्रकार के जगहों से रॉ मटेरियल हड़प्पा के लोग, मोहनजोदारो के लोग लाते थे अपने यहाँ पे बेचने के लिए। लेकिन अब ये सब काम वहाँ पे बंद हो चुका है, क्योंकि लोग है ही नहीं, है ना। क्यों बंद हुआ, क्यों लोग नहीं है, इस सब के बारे में भी डिस्कस करेंगे। खैर आगे बढ़ते हैं। इन मोहनजोदारो गार्बेज पाइल्ड अप ऑन द स्ट्रीट्स, द ड्रेनेज सिस्टम ब्रोक डाउन। ऐसा माना जाता है और ऐसा रिसर्च में पाया गया है
कि जो शहर में नाला का इतना अच्छा सिस्टम हुआ करता था पानी बहने का, उस शहर में पूरा का पूरा नाला भर गया और पूरा नाला का कचरा निकल के रोड पे आ गया। बात कर रहे हैं हम लोग मोहनजोदारो का। मतलब मोहनजोदारो इतना अच्छा शहर हुआ करता था कि पूरा नाला का सिस्टम वहाँ बढ़िया था, रोड बढ़िया था, कुआं का सिस्टम बहुत बढ़िया था, बहुत बढ़िया सिस्टम था। लेकिन सारे के सारे नाले जाम हो गए हैं, सारे नाले का पानी रोड पे आ गया है। ओवरऑल कहने का मतलब है कि पूरा व्यवस्था तहस नहस हो गया है, पूरा का पूरा शहर कचड़ों से भर गया है। तो आखिर ऐसा क्यों? तो आइए थोड़ा और आगे बात करते हैं हम लोग। न्यू सिटीज इमर्ज अबाउट 1400 ईयर्स लेटर। मोहनजोदारो खत्म हो गया, हड़प्पा खत्म हो गया, अब लोग यहाँ पे नहीं रह रहे हैं, शहर तबाह हो गया, नाला तबाह हो गया, कोई भी लोग अब यहाँ पे नहीं रह रहा है। तो अब जितने भी लोग यहाँ पे थे उन लोगों ने हड़प्पा को, मोहनजोदारो को छोड़ दिया और वो लोग जाके दूसरे गाँव में, दूसरे शहरों में रहना स्टार्ट करने लग गए। भाई आप हड़प्पा को छोड़ोगे, मोहनजोदारो को छोड़ोगे, कहीं ना कहीं जाके रहना पड़ेगा आपको। तो अधिकतर लोग गांव में शिफ्ट हो गए और कुछ लोगों ने नया नया शहर फिर से बसाना स्टार्ट कर दिया। लेकिन हड़प्पा और मोहनजोदारो जैसा इंपॉर्टेंट शहर पूरी तरीके से बर्बाद हो गया। बहुत सारा रीजन है कैसे बर्बाद हुआ, ये हम लोग आगे भी डिस्कस करेंगे। समझ में आ रही है बात? आगे, बिल्डिंग्स केम अप अबव द ओरिजिनल साइट्स बट दे वेर वेरी डिफरेंट फ्रॉम द वंस दैट वेर फाउंड इन द इंडस वैली साइट्स। तो जो हड़प्पा पूरी तरीके से बर्बाद हो गया, जो मोहनजोदारो पूरी तरीके से बर्बाद हो गया, तहस नहस हो गया, आज से 1400 साल पहले दोबारा फिर से उसी जगह पे, उसी शहर पे दोबारा शहर बनना स्टार्ट हुआ। लेकिन जो पहले हड़प्पा और मोहनजोदारो हुआ करता था वो ज़मीन के नीचे चला गया और जो नया शहर बना वो ज़मीन के ऊपर बनता चला गया। इसका मतलब आप कह सकते हैं कि नया शहर हड़प्पा और मोहनजोदारो के ऊपर बसता चला गया और जो असली, जो पहले का हड़प्पा और मोहनजोदारो जैसा इंपॉर्टेंट शहर था वो धरती के नीचे चलता चला गया। ठीक है, ये ही हम लोग डिस्कस कर चुके, अभी तुरंत हम लोगों ने ये डिस्कस किया। लेकिन अब आखिर ये समझते हैं कि आखिर ऐसा क्या क्या कारण रहा होगा जिसके वजह से इतना इंपॉर्टेंट शहर हड़प्पा और मोहनजोदारो जैसा शहर बर्बाद हो गया, तहस नहस हो गया। तो आइए थोड़ा सा इसके बारे में बात करते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ। तो रीजन फॉर एंड दिस सिविलाइजेशन। सिविलाइजेशन का मतलब हो गया पूरी तरीके से खत्म, है ना। हड़प्पा मोहनजोदारो पूरी तरीके से कैसे खत्म हुआ, यहाँ का पूरा व्यवस्था कैसे खत्म हुआ, इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। समझिए, देखो इसके बर्बाद होने का क्या कारण था, इसका सटीक कारण तो आज तक किसी को नहीं पता है। समझिए ध्यान से, मतलब हड़प्पा मोहनजोदारो कैसे खत्म हुआ, कैसे बर्बाद हुआ, इसका सही कारण किसी को नहीं पता। लेकिन आर्कोलॉजिस्ट लोगों ने जो खोजबीन किया है उससे उनको जो समझ में आया है, तो हर प्रकार के लोग हर प्रकार का बात कहता है। बहुत लोग हर प्रकार का, हर प्रकार के लोग हर प्रकार का बात कहता है कि हड़प्पा ऐसे ख़त्म हुआ, वैसे ख़त्म हुआ। लेकिन कुछ कुछ जो बात फेमस है ज़्यादा कि हड़प्पा कैसे ख़त्म हुआ, मोहनजोदारो कैसे ख़त्म हुआ, है ना, इसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। स्कॉलर सजेस्ट दैट द रिवर्स ड्राइड अप। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि हड़प्पा मोहनजोदारो इसलिए ख़त्म हो गया क्योंकि उसके आसपास जो नदी था वो नदी पूरी तरीके से सूख गया। और जब एक बार नदी सूख जाएगा तो बताइए आप पानी कहाँ से निकालेंगे। आज हमारे पास क्या है, आज हमारे पास बोरिंग है, मोटर है, हम लोग अपने घर में ट्यूबवेल गड़वा लेते हैं, पानी एक बार बटन दाबते हैं पूरा टंकी में पानी भर जाता है। उस समय पे ऐसा कुछ नहीं था, चापाकल, हैंडपंप वगैरह कुछ नहीं था। तो होता क्या था फिर, सारा का सारा पानी कहाँ से आता था घरों में, नदी से। नहाना हो, पानी पीना हो, कुछ भी करना हो, सारा पानी नदी का इस्तेमाल होता था। तो कुछ लोग कहते हैं कि हड़प्पा मोहनजोदारो के बगल में जो नदी हुआ करता था वो नदी ही पूरी तरीके से सूख गया, तो लोग भी उस जगह को छोड़ दिए। क्योंकि नदी यदि सूख जाएगा तो लोग पानी कहाँ से पिएंगे, कैसे जिंदा रहेंगे भाई, अपना घर परिवार कैसे चलाएगा वो, है ना। तो कुछ लोग का मानना है कि नदी सूख गया, इसके वजह से लोगों ने शहर को छोड़ दिया। और जब वो शहर लंबे समय से छोड़ा और रहा गया, कोई शहर में नहीं रहा, तो वो शहर अपने आप टूट फूट गया। जरा आप इमेजिन करो, किसी शहर को आप 3000 4000 साल ऐसे खाली छोड़ दोगे ना, उसमें मेंटेनेंस नहीं करोगे, वो शहर अपने आप बर्बाद हो जाएगा। जैसे हम लोग अभी पटना में रहते हैं, ज़्यादा आप मत कुछ करिए, इस पटना को 1000 साल बस ऐसे छोड़ दीजिए, है ना। मतलब कि यदि आप 100 साल के लिए भी यदि पटना को छोड़ देंगे, 1000 साल तो खैर बहुत जोर हो गया, आज के टाइम पे यदि आप किसी भी शहर को मतलब 100 साल बस छोड़ दो, वहाँ पे कुछ भी मत करो, आप ना घूमो टहलो फिरो, कुछ मत करो, खाली छोड़ दो उसको, आप देखना 100 साल के अंदर पूरा का पूरा शहर का नक्शा बदल चुका होगा। तो कुछ लोगों का मानना है कि हड़प्पा मोहनजोदारो में लोग इसलिए नहीं रहने लगे क्योंकि वहाँ का नदी सूख गया, नदी का पानी खत्म हो गया। तो जब नदी का पानी खत्म हो जाएगा तो लोग पानी लाएगा कहाँ से। तो क्या लगता है आपको कि हड़प्पा में अभी भी लोग रहेंगे?
नहीं रहेंगे। लोगों ने शहर को छोड़ दिया, और जब वो शहर 2000-3000 साल ऐसे ही पड़ा रहा तो शहर अपने आप बर्बाद हो गया। बिल्डिंग टूट गए, धंस गया, धूल आंधी तूफान आया, सब बर्बाद हो गया। तो कुछ लोगों का ऐसा मानना है ना। अगला और क्या मानते हैं लोग, अदर सजेस्ट दैट देयर वाज डिफॉरेस्टेशन। कुछ लोग ऐसा भी मानते हैं कि हड़प्पा में, मोहनजोदारो में भारी मात्रा में पेड़ पौधा काट दिया गया। पेड़ पौधा काटने से क्या हुआ, लोगों को ऑक्सीजन का कमी हुआ, तो लोग वहां से जगह छोड़ दिए। कुछ लोगों का ऐसा भी मानना है, मतलब कुछ लोगों का मानना है कि लोगों ने पूरी तरीके से हड़प्पा का, मोहनजोदारो का, इस प्रकार के शहरों का जंगल काट दिया, पूरा पेड़ पौधा पूरा खत्म कर दिया। इससे हुआ क्या, पूरा जानवर गायब हो गया, पूरा ऑक्सीजन खत्म हो गया, तो लोग भी उस जगह को छोड़ते चले गए। ठीक है, आगे, दिस कुड हैपन बिकॉज फ्यूल वॉज रिक्वायर्ड फॉर बेकिंग ब्रिक्स एंड फॉर स्मेल्टिंग कॉपर ओर्स। अब देखो, लोगों ने पेड़ पौधों को क्यों काटा, लोगों ने पेड़ पौधों को इसलिए काटा क्योंकि घरों में खाना बनाने के लिए आपको चाहिए लकड़ी, क्योंकि उस समय पे हमारे पास गैस वगैरह नहीं होता था, गैस स्टोव ये सब नहीं होता था। तो लोगों को खाना बनाने के लिए, लोगों को घरों में लाइटनिंग करने के लिए, रोशनी करने के लिए लकड़ी जलाना पड़ता था। तो इतना ज़्यादा पेड़ काटा गया लकड़ी जलाने के लिए, खाना बनाने के लिए, कि पूरा का पूरा हरियाली ही खत्म हो गया। और जब हरियाली खत्म हुआ तो पक्षी गायब हो गया, जानवर चले गए, तो लोगों को ऑक्सीजन का भी कमी होने लगा, क्योंकि पेड़ है ही नहीं, तो लोगों ने उस जगह को छोड़ दिया। तो कुछ लोग और ऐसा मानते हैं। कुछ लोग और क्या मानते हैं भाई, ग्रेजिंग बाय लार्ज नंबर्स ऑफ कैटल, सीप एंड गॉड मे हैव डिस्ट्रॉयड द ग्रीन कवर। कुछ लोग ऐसा भी मानते हैं कि हड़प्पा में, मोहनजोदारो में जानवर इतना हो गया था कि उन सारे जानवर ने मिल के सारे घास को, सारे जंगल को, सारे हरियाली को खत्म कर दिया, और वो जमीन आसपास का, हड़प्पा और मोहनजोदारो के आसपास का जमीन सारा बंजर हो गया, खत्म हो गया। तो लोगों ने ऐसे भी जगह को छोड़ दिया। आप खुद सोचो कि आप ऐसे जगह पे रहना चाहेंगे जहाँ पे पेड़ पौधा नहीं है, जानवर नहीं है, पक्षी नहीं है, पानी नहीं है? क्या आप ऐसे जगह पे रहना चाहेंगे? नहीं। तो इस लोगों ने भी रहना वहाँ पे नहीं सोचा। इन प्रकार के लोगों, मतलब कि हड़प्पा के लोगों ने और मोहनजोदारो के लोगों ने पूरी तरीके से शहर को छोड़ दिया, और पूरा शहर बर्बाद हो गया। फिर 1000-2000 साल यदि आप किसी शहर को ऐसे छोड़ देंगे तो पूरी तरीके से नष्ट हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। तो वही बात यहाँ पे। तो कुछ लोगों का मानना है कि नदी का पानी सूख गया, कुछ लोगों का मानना है कि पेड़ पौधे काट दिए गए, कुछ लोगों का मानना है कि जानवर ने सारे हरियाली को खत्म कर दिया। इसके वजह से क्या हुआ, पानी भी खत्म हो गया, पेड़ पौधे भी नहीं रहे, जानवर भी नहीं रहे, हरियाली भी नहीं रहा, तो लोग वहाँ पे रहने भी नहीं लगने लगे, और लोगों ने अपना जगह चेंज कर दिया। और हड़प्पा और मोहनजोदारो जितना इंपॉर्टेंट शहर हुआ करता था, वो ऐसे ही 1000-2000 साल खाली रहा, तो दोबारा वो शहर अपने आप बर्बाद हो गया। ठीक है, आइए उसके बाद इन सम एरियाज देयर वेयर फ्लड्स। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि कुछ जगहों पर, हड़प्पा और मोहनजोदारो के कुछ जगह पर इतना भयंकर बाढ़ आया कि पूरा शहर ही तबाह हो गया। तो हर प्रकार के लोग हर प्रकार का अपना लॉजिक देता है, लेकिन ओवरऑल आप ये आइडिया लगा सकते हैं कि पेड़ काटा गया होगा, नदी के पानी सूख गए होंगे किसी किसी जगह पर, और किसी जगह पर तो नदी का पानी इतना बढ़ गया कि बाढ़ आया और सारा जमीन, बिल्डिंग, नदी, नाला, सड़क सब बर्बाद हो गया। इस तरीके से ही मोहनजोदारो और हड़प्पा का एंड हो गया। तो जो शहर एक समय पे इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हुआ करता था, वो शहर पूरी तरीके से बर्बाद हो गया, हड़प्पा और मोहनजोदारो। आज भी जब हड़प्पा, मोहनजोदारो इस प्रकार के जगह को आप देखेंगे तो केवल वहाँ पे टूटे फूटे बिल्डिंग दिखेंगे, टूटे फूटे नाले, सड़क, ये सब दिखेंगे आपको, स्टेट हाउस दिखेगा, ये सब दिखेगा। ठीक है, तो बर्बाद होने का कारण समझ आ गया आपको। बाढ़ आ गया होगा, किसी जगह पे नदी का पानी गायब हो गया होगा, किसी जगह पे जंगल काटे गए होंगे, किसी जगह का हरियाली खत्म कर दिया गया होगा। इस प्रकार के कारणों के वजह से लोगों ने हड़प्पा और मोहनजोदारो जैसे इंपॉर्टेंट शहर को छोड़ दिया, है ना। इस तरीके से शहर बर्बाद हो गया। चैप्टर हुआ कंप्लीट आपका। और यहाँ पे ना 4 इंपॉर्टेंट डेट्स हैं जो कि आपने चैप्टर में ही पढ़ रखा है पहले, एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। कॉटन कल्टीवेशन एट मेहरगढ़। मेहरगढ़ में कॉटन का खेती कब हुआ था स्टार्ट? आज से 7,000 साल पहले। बिगिनिंग ऑफ सिटीज़ का शुरुआत कब हुआ था भाई? यानी कि हड़प्पा जो है वो पहला सिटी है, उसका शुरुआत कब हुआ था? आज से 4700 साल पहले। ये भी हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। बिगिनिंग ऑफ द एंड ऑफ द सिटीज़, इस प्रकार के शहरों का अंत होना स्टार्ट कब हुआ? आज से 3900 साल पहले। यानी कि आज से 3900 साल पहले शहर का बर्बादी का कहानी जो है वो स्टार्ट हो गया था, मतलब शहर धीरे धीरे बर्बाद होने लग गए थे। द इमरजेंस ऑफ अदर सिटीज़, उसके बाद धीरे धीरे जो नया शहर है वो नया शहर बनना स्टार्ट हुआ आज से 2500 साल पहले से। ठीक है, इस तरीके से हमारे टॉपिक और टॉपिक के साथ पूरा चैप्टर हमारा
खत्म हुआ। तो ऑनलाइन वाले बच्चे, आप लोगों को चैप्टर में या फिर इस चैप्टर के किसी टॉपिक में कहीं पर कोई डाउट रहा होगा तो कमेंट करिएगा। हम लोग मिलेंगे अपने अगले चैप्टर में फिर से एक नए चैप्टर के साथ और एक नई शुरुआत के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।